गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून हर्ष। रोहन को समझ में आ पा रहा है क्या? रोहन, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो। रोहन भाई, जो क्लासेस गई हैं सारी क्लियर हुई हैं कि नहीं? जी भैया हो ही है। कोई भी दिक्कत हो भाई बेझिझक बोल लेना, ठीक है? क्योंकि एक साल आप 11th में मेरे साथ नहीं थे तो मतलब झिझक मत करना, बस मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन अपना डाल लेना, ठीक ठीक है? है भैया। ओके ओके। सभी के लिए भाई ये बात, कोई मतलब एक बच्चा 1 साल के गैप पे आया है या कोई एक आधा नया आया, उससे मतलब नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो आपको साथ साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि मैं शक्ल देख के नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मैं शक्लें देख ही नहीं रहा कि किसकी क्या प्रॉब्लम होगी, तो आपके बोलने से पता लगेगी। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भाई। लास्ट कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम वैसे? मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्रैक। हाँ, 3rd हो गया था ना, 4th करेंगे अभी। बस एक बारी सभी आ जाएं फिर स्टार्ट कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। अच्छा, अब थोड़ा इतनी देर बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बिना टेस्ट के तो देखो तैयारी पता नहीं लगती कुछ भी, और अभी एमसीक्यू टेस्ट तो हो ही सकते हैं ऐप पर, बीसीसी ऐप पर, ठीक है भैया? तो अच्छे क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, जितना टॉपिक हो गया उसका एमसीक्यू टेस्ट बनाते हैं, वो आप करके देखो कि भाई क्या परफॉर्मेंस आ रही है, थोड़ा जेन्युइनली देना। और उसके मल्टीपल अटेम्प्ट खोल देते हैं भाई, मान लो परफॉर्मेंस किसी ने दिया और इन टाइम नहीं हो पाया या कुछ लेस परफॉर्मेंस रह गई, तो आप दोबारा भी उस टेस्ट को दे पाओ, कि जब तक वो इम्प्रूव ना हो जाए, मतलब चेक तो करो ना, ठीक है भैया? तो गुड सही आफ्टरनून रहेगा। सर। बोलो बोलो, सही रहेगा ना भाई? बताओ सारे बच्चे, एमसीक्यू टेस्ट तो शुरू कर ही सकते हैं ना हम अभी, ठीक है? तो बस 1 या 2 दिन में बता दूंगा, क्लास के अलावा, क्लास के अलग टाइम पे एमसीक्यू टेस्ट आपके ऐप पर एक्टिवेट हो जाएगा। जिसमें आप चाहो तो एक दूसरे को चैलेंज भी दे सकते हो, ठीक है? सारी ऑप्शन है उसके अंदर। बस मैं स्टार्ट कर लूँ अब, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भैया। इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया था मैंने, ठीक है? सेकंड उसी तरह का है कि ट्रायंगल का एरिया 4 है, तो डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी में तीनों पॉइंट फिट कर दोगे एरिया 4 के इक्वल, और वो प्लस माइनस ऑप्शन लेते हुए के 2 वैल्यू आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है किसी का, कोई भूल रहा है तो बोल दीजिएगा। पहली बात, कोई लास्ट क्लास एब्सेंट था तो बता दो, जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता। 1 मिनट लगेगा, फिर मैं बोल दूंगा, नहीं तो मैं सीधा शुरू करूंगा। हैंड रेज कर दो,
कोई एब्सेंट था तो हैंड रेज कर दो। प्रतीक शर्मा, ओके। हाँ सभी कर देना भाई, जो है। भैया एब्सेंट था पर क्लास ले ली थी। बहुत बढ़िया। सर नेटवर्क इशू हो गया, अपने आपने कुछ टेस्ट के बारे में बताया। हाँ मैंने कहा कि टेस्ट एमसीक्यू बीसीसी ऐप पर 1-2 दिन में आएगा, जो कि क्लास टाइमिंग से अलग आएगा, ठीक है। तो वो सभी देंगे जो टॉपिक हो चुके हैं। एमसीक्यू टेस्ट पर अब थोड़ा सा जोर रखेंगे इस वक्त, उससे भी बहुत अच्छी तैयारी आती है, बल्कि स्पीड भी बनती है। बताऊंगा, अभी बस इतनी ही बात की थी। जो बच्चे अभी भैया लास्ट क्लास एब्सेंट थे, 1 मिनट एक प्रॉपर्टी सुन लेना। एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हुए हैं, और हमने कहा भाई ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो ट्रायंगल के एरिया का एक प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट से बनता है प्रॉपर्टी। ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, पहला जो कॉर्नर पॉइंट है वर्टेक्स, उसे आप x1 y1 को पहले 2 कॉलम पर 1 1 1 2 पोजीशन पे लिखो। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसे ही तीसरे कॉलम से तीसरे पॉइंट से 2 कॉलम बनाते हुए लिखो। एक पैटर्न है, अगर रटने की बात कर रहा हूँ। तीसरे कॉलम को 1 दे दो, 3 1 दे दो। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो न्यूमेरिकल भी कोई पॉइंट ऑफ सिस्टम पुट कर दो और डिटरमिनेंट एक्सपेंड आप सबको आता ही है, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बस बच्चा इतना जरूर कह सकता है सर आया कहाँ से, तो आया कहाँ से आपको वो 10th क्लास वाला मॉड वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। अगर मैं इस डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये यही बन रहा है, तो बात सेम है। तो बस हमने डिटरमिनेंट में लिख दिया, तो हमें उतनी बेटर फॉर्म याद नहीं रखनी पड़ी, ठीक है भैया। डिटरमिनेंट से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। एक और काम की बात, 3 पॉइंट या तो नॉन कॉलिनियर होते हैं, या कोलिनियर होते हैं। और जब 3 पॉइंट कॉलिनियर हो तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा। यानी कॉलिनियर की कंडीशन ये होती है कि ट्रायंगल का एरिया जब भी 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया है नहीं, एक्चुअली ट्रायंगल है नहीं, यानी वो एरिया का फॉर्मूला 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कॉलिनियर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, जब ट्रायंगल का एरिया 0 ऑब्सोल्यूट कर जाए, खत्म हो जाए, तो लाइन है, वो ट्रायंगल नहीं बना रही, ठीक है। और ये फॉर्मूला 0 तभी होगा बच्चों जब ये पूरी क्वांटिटी सॉल्व होके 0 आएगी, वो हाफ की वजह से 0 नहीं होगा। तो कॉलिनियर की कंडीशन में जैसे 10th 11th में ही पढ़ा है आपने, हम हाफ नहीं लिखा करते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 आएगी तभी ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा, तभी पॉइंट कॉलिनियर होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, जो बच्चे एब्सेंट थे। कोई सा भी क्वेश्चन है आप रख लो यहाँ पे एक बारी, है ना। फॉर्मूला ध्यान आ गया होगा कि सिंपल एक पैटर्न है। अब ध्यान दो 4th, मैं कह रहा हूँ ये आज कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये टाइम गैप पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड बस, मेरे को लग रहा है ऑटो फोकस ऑन रह गया, उसे ठीक कर दो। हाँ जी, ध्यान देना जरा। मैं कह रहा हूँ आज ही कोई मतलब इस प्रॉपर्टी से कैसे होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अचानक से जब आता है ना भैया, जब आप मतलब इतनी छोटी बात है ये कि दोबारा कभी आती ही नहीं है, अचानक से पेपर में आ गई, बहुत बड़ी बात कोई भी नहीं मानता, कोई नॉर्मल बच्चा भी नहीं मानता। लेकिन ये वाला टाइप स्किप हो जाता है, बोल रहा है 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बना। बच्चा कह रहा है 2 पॉइंट से ज्वाइन करके लाइन तो बन गई, इक्वेशन कहाँ से बनाऊं, वो भी डिटरमिनेंट से कहाँ से बनाऊं, प्रॉपर्टी कनेक्ट नहीं करता। 10th में भी है क्वेश्चन, 10th का सबसे स्किल क्वेश्चन मानते हैं हम इसे, और बच्चा 12th में भी कोई गड़बड़ कर जाता है, सर इक्वेशन कहाँ से बनाऊं, 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन हुई तो 3 पॉइंट तो दिया ही नहीं ना आपने कि कॉलिनियर की प्रॉपर्टी यूज करूं, ठीक है। जो बच्चे एब्सेंट थे भैया वो ध्यान देना जरा, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके प्रोड्यूस करने से जो लाइन बनी, अगर आपको उसकी इक्वेशन बनानी है तो ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट की इक्वेशन बनानी है। और इनफाइनाइट पॉइंट ध्यान दीजिएगा वेराई करता है, वेरिएबल से डिनोट होगा, उसे आप एक्स वाई बोल लो, ठीक है। तो आप अज्यूम कर लो लेट all points on AB are represented by, 1 मिनट कंसेप्ट बोल रहा हूँ, represented by x, y। मैंने कहा AB की लाइन ज्वाइनिंग पे जितने भी पॉइंट है सबको हमने x, y बोल दिया, तो ये इंप्लाई कर गया कि 1, 2, पेपर में भैया 1-2 नंबर में इतनी स्टेटमेंट नहीं देनी, लेकिन अभी तो आप समझ रहे हो ना, थोड़ा ढंग से ही लिखेंगे। 1, 2, 3, 6 और x, y आर कोलिनियर। सोचो, जो बच्चे एब्सेंट थे, छोटी बात है, सोचना जरा। ऑब्वियस अगर इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है तो इनफाइनाइट पॉइंट की इक्वेशन बनानी है, जिन्हें एक्स वाई बोला, यानी एक्स वाई इस लाइन पर है, एक्स वाई 1, 2, 3, 6 यानी कोलिनियर है। और कोलिनियर है तो बच्चों कोलिनियर का प्रॉपर्टी है ना फिर कि कोलिनियर है अगर, एक सेकेंड, हाँ चलो, अगर कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी x1 y1 पहला पॉइंट 2 कॉलम पर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, दूसरा, तीसरा,
थर्ड कॉलम 111, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। बस एक्सपेंड मारो एक्स वाई की इक्वेशन, एक्स वाई इनफाइनाइट पॉइंट की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। कंफ्यूजन है तो बोलना नए स्टूडेंट, नए मतलब जो एब्सेंट थे उनसे कह रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट रो के अलोंग 1 and 2, रो कॉलम छोड़ रहा हूँ, डायगोनली मल्टीप्लाई 6 माइनस ऑफ डायगोनली y। थोड़ा तेज करना भैया, जो बात समझ जाते हैं वो एक एक पार्ट उस जैसा है, मैं तो अभी नहीं लेता, होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप उसे हाथों हाथ निपटा लिया करो। -2 इंटू, और पीछे से चेक जरूर कर लेना, 3 - x प्लस 1 इंटू, ठीक है भैया, ये आ गया 3y - 6x इज इक्वल है 0। सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y -6x इक्वल 0। 6 - 6 यहाँ कट हो गया भैया, 2x - 6x ये मेरे पास आ जाएगा -4x, ठीक है भैया, और 3y - y मेरे पास आ जाएगा 2y। कांस्टेंट कोई बचा नहीं है, चाहो तो पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय -2, इक्वेशन बन चुकी है वैसे। ये आपके पास 2x - y इक्वल 0 आ गया। ठीक है, उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। समस्या है तो बोलना। किसी को लगता है नहीं हो पाएगा तो बताओ, जल्दी करना, जल्दी कर लिया अकेले, अभी हैंड रेज मत करना, किसी का रह गया कर रहा है तो हैंड रेज करो, तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं रब कर रहा हूं। किसी का भी रह गया हो तो बोल लेना। नेक्स्ट सेकंड ऐसे ही है, सोच लो एक बारी, माइंड में सोचो, फटाफट से मगअप करो। ठीक है, जो निकाल चुके ठीक, बाकी मत लेना, अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते जाना, कोई लगे मैं छोड़ रहा हूँ आपसे नहीं होगा, आप मेरे को बोल दो, मैं अभी कर दूंगा। ठीक है, माइंड में कोई भी समस्या लेके मत चलना। एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पॉइंट है, जिसमें से एक 2, -6, दूसरा 5, 4, तीसरा k, 4 है। बोल रहा है अगर ट्रायंगल का एरिया 35 है तो k बता दो। फिर लास्ट क्लास ऑप्शन वाले देख लेना, बस एक छोटा सा मोमेंट है, ट्रायंगल का एरिया 35 यूनिट है, आप भी जान रहे हो क्या आएगा k वाली इक्वेशन से। सर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भी एरिया का लेना, उसमें बाहर हाफ है, भूलना मत, हाफ पहले पॉइंट की xy पोजीशन फर्स्ट सेकंड कॉलम पे, दूसरे पॉइंट की xy पोजीशन फर्स्ट सेकंड कॉलम पे, तीसरे की फर्स्ट सेकंड कॉलम पे, फिर 111 थर्ड कॉलम। ये ट्रायंगल का एरिया जो कि 35 है। एक मिनट, सारे बच्चे भैया जो लास्ट क्लास भी थे और आज जिन्होंने पहली बारी भी सुना है, तो सब बच्चे बताना, क्या ये जरूरी था कि जब मैं ट्रायंगल के 3 पॉइंट इस फॉर्मूले में फिट कर रहा था इसी ऑर्डर में करता, या ऑर्डर उल्टा पुल्टा में यूज कर सकता था, बोलना जरा। ऑर्डर उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा हो सकते सकता है सर, उसमें क्या दिक्कत है, आप ऐसे भी ले सकते थे, आप इससे भी शुरू कर सकते थे, मतलब ये आगे पीछे हो जाता ना। एक बार ही सोचना, अगर 2 पॉइंट आगे पीछे हो जाए मतलब आपकी तो 2 रो इंटरचेंज हो गई, तो ट्रायंगल का एरिया न्यूमेरिकली वही आएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा। बोलो बोलो, वही आएगा भैया। नहीं तो मोड न्यूमेरिकली लगा वही हुआ है। आएगा या माइनस का फर्क आएगा। माइनस का डिटरमिनेंट की वैल्यू, चलो ट्रायंगल का एरिया छोड़ते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू में माइनस का फर्क आएगा भैया। माइनस का फर्क प्रॉपर्टी आएगा। है कि 2 रो इंटरचेंज हो जाए तो एक माइनस से वाली वैल्यू बदल जाती है। ठीक है भैया, तो भाई मे भी, अब मैंने तो डाल दिया किसी भी ऑर्डर में, मे भी इससे प्लस में ही आए, मे भी इससे माइनस में आ जाए, तो इसलिए लास्ट क्लास मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम डिटरमिनेंट के हिसाब से सोचो ना, नहीं तो हल्का बोलना हो तो मैं तो काम बोल के वैसे भी चल जाता है कि यार निकाल दिया ट्रायंगल का एरिया, कुछ भी के डिपेंडेंट एक्सपेंड कर दिया, लेकिन ट्रायंगल का एरिया उधर तो पॉजिटिव है, तुम्हारा तो के डिपेंडेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ मॉड लगाना है उस वक्त आपको। ये डिटरमिनेंट था, ये मॉड नहीं था, मैं कह सकता हूँ मॉड लगाना है, जो मैंने लास्ट क्लास कहा था, और ऐसे ही कहा था। ठीक है, लेकिन अब मैं उसका थोड़ा दूसरा रीजन दे रहा हूँ ना भैया, कि पॉइंट आगे पीछे करके डाल दिए, 2 रो इंटरचेंज हो गई, तो माइनस में भी आ सकता है, और सही पोजीशन पे फिट हो गया प्लस में भी आ सकता है, तो हमें क्या पता है। इसलिए जब मैं एक्सपेंड करूंगा, वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं मॉड में डालूंगा, ध्यान देना, क्योंकि एरिया है पॉजिटिव ही, और वेरिएबल जब मॉड के अंदर होंगे तो वेरिएबल डिपेंडेंट किसी भी चीज पर से मॉड हटाओगे तो तुम्हें क्या पता प्लस माइनस, तो तुमने 11th में खूब सीखा है, प्लस है तो बाहर प्लस ही लिखना है, माइनस है तो एक और माइनस देना है ताकि प्लस हो जाए। ये छोटी सी बात है जो पहले भी आप पढ़े हैं 11th में। कंफ्यूजन है बोलना भैया किसी को भी। ठीक है, ध्यान देना, हाफ इंटू, स्पीड बनाओ फटाफट से, पहली रो पर एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू डायगनल की मल्टीप्लाई 4 माइनस ऑफ डायगनल की 4, माइनस माइनस प्लस 6, सेकंड एलिमेंट माइनस का होता है, रो कॉलम छोड़ो 5। एक ना छोटा क्वेश्चन आ नहीं रहा है बैच में, ऑनलाइन क्लास में, सभी बैचों की बात कर रहा हूँ, कोई कोई बच्चा कई बार एक्सपेंशन पे दिक्कत है, साइन पे दिक्कत है, बोल नहीं रहे बच्चे, वो अगर है तो बोल देना भैया, सोचते मत रहना।
ठीक है, रो कॉलम छोड़ो, ये आ गया 20 माइनस 4k। ठीक है, और ये एरिया इज इक्वल था 35। मॉड में जरूर डाल देना क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है भैया, हाफ इंटू, अब ये प्री पार्ट तो 0 हो गया, ये आपका 6 5 30 माइनस 6k हो गया, ये आपका 20 माइनस 4k हो गया इज इक्वल 35। फिर देखना हाफ इंटू, ये आपका 30 प्लस 20 50 माइनस 10k इज इक्वल 35 हो गया। इस वक्त अब आपको मॉड हटाना पड़ेगा, और तुम्हें पता है मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है, 1 मिनट बात छोटी है लेकिन बोल लेना भाई, ये सिंगल नंबर है मॉड के अंदर या 2 नंबर है, जल्दी बोलो। ऐसे भी बोल दो, कोई तो बोल दो, इतने बड़े बड़े बच्चे बैठे हो, 2 नंबर है। सिंगल। सिंगल। है सर, अभी आप 12वीं में बिठा के बहुत छोटी बात कर लेते हो कभी कभी, तो मेरे को लगता है 2-4 फंस जाएंगे, इसलिए पूछ लेता हूँ भैया। सर के जब आएगा पुट करोगे, सिंगल क्वांटिटी एरिया तो 35 ही आना है ना, सिंगल क्वांटिटी है सर, और बोलो तो 70 है, हमें पता है 70 का हाफ ही 35 है। ठीक है भैया, सारी बात ठीक है, सिंगल क्वांटिटी तुम्हें थोड़ी पता है अभी प्लस की माइनस की के की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही तुमने मॉड हटाया बाहर तुम्हें प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, हाफ को पहले ही राइट ले जाते हैं। ठीक है भैया, और 2 केस बना के आप सिंपल कर दो इसे, कंफ्यूजन है तो बोलना। 50 माइनस 10k इज इक्वल 70, 10k इक्वल है 50 माइनस 70 माइनस 20, k इक्वल है -2। फर्स्ट पॉसिबिलिटी का आंसर, और सेकंड माइनस का पॉसिबिलिटी ले लोगे, ऊपर कर लेते हैं, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लोगे, -50 प्लस 10k इज इक्वल है 70, 10k इक्वल है 120। भाई आंसर चेक करा देना जरा, -2 और 12 भी आए हैं। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अशोक ने हैंड रेज किया, उसको कह रहा हूँ कि कर लिया होगा उसने। अच्छा, बहुतों ने कर लिया, ठीक है, कर ही लिया होगा। अभी इसके लिए मत खेलो ना, ये तो है ही हल्के क्वेश्चन, इसके लिए क्या खेलना है। ठीक है, और ऑप्शन जरूर लिखेंगे, आदत बनाना, -2 और 12 यानी डी पार्ट। ठीक है, पिछले साल मैं बता दूं 11th का आपने पेपर दिया, अगर आपका पेपर स्टैंडर्ड बना तो 2 आपको केस स्टडी करनी थी, और वो केस स्टडी हर बच्चे के लिए किसी ना किसी लेवल पर दिक्कत में होती है, टाइम लगता है, कई बार आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी तो होती भी नहीं है। ठीक है, दोनों मोमेंट है उसमें, और बहुत प्रैक्टिस करी होती है लेकिन टाइम लगता है। पिछली बारी 2 थी, अब 4 है इस नए पैटर्न पर, इस साल नए साल में 4 है, 16 नंबर है केस स्टडी में। ठीक है, ऑप्शन लिखने पे ध्यान दो, 16 क्वेश्चन में ऑप्शन तो लिखोगे ना, बाकी तो बातें बाद में करेंगे हम। माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, नई टर्म आ गई बच्चों, 1 मिनट सारे रोक के सुन लो। माइनर्स, पहले माइनर्स की बात करते हैं, और मैं अलग से मतलब आपको डिफाइन करूं तो जरूरत है नहीं, इतनी खास था मैं नहीं, एक बारी आप उसे क्वेश्चन के साथ ही सुन ले, मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ। सार्थक को कुछ कहना है क्या? हैंड रेज आया आपका, कुछ कहना है तो बताइए। नहीं, चलो ध्यान से सुनो बच्चों। बोलता है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, ये जो भी इन डिटरमिनेंट के जो भी एलिमेंट है भैया, उनके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, वैसे यहाँ एक टेक्निकल, अभी तुम्हारा ध्यान दिलाऊंगा ना तुम डाइवर्ट हो जाओगे, बोल देता हूँ। चलो फिर, ये एनसीईआरटी की एरर है भैया, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है माइनर भी लिखेंगे कोफैक्टर भी लिखेंगे, टर्म भी होती है, लेकिन भैया डिटरमिनेंट के माइनर कोफैक्टर होते नहीं है, और एनसीईआरटी हर जगह बड़ा क्लेम करके लिख रही है बात। एक बारी सारे बच्चे बताना, इन नंबरों का डिटरमिनेंट क्या ये नंबर है या इसकी कोई वैल्यू है? एक वैल्यू है, वैल्यू है ना सर, 6 - 0 6, उसका कोई माइनर कोफैक्टर नहीं होता भैया, मैट्रिक्स का होता है। तो कोई अच्छी किताब पढ़ लोगे ना, आर.डी. शर्मा पढ़ लेना, वो क्लियर कर देगा इस बात को। मतलब मैं तो बोल ही रहा हूँ और आप भी समझ ही रहे हो, और समझ में आ भी क्या होगा कि भाई ये तो मैट्रिक्स है, ये इसका मतलब नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है जो कि ये है, उसका कोई माइनर और कोफैक्टर नहीं बनेगा। माइनर कोफैक्टर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के होते हैं, तो मैट्रिक्स में ही हो सकता है वो। लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है, 90% टीचर भी बोल रहा है, काम चल रहा है तो चलने दो कि चलो आप भी ऐसे ही लिख के कर लो, लेकिन एक समझ होनी चाहिए, माइनर कोफैक्टर किसके होते हैं? मैट्रिक्स के होते हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसके होते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट के नहीं हो सकते। ठीक, छोड़ो अब इस बात को, अब वापस आओ। ठीक है, अब भैया कोई बच्चा डाइवर्ट ना हो, मैं लिख डिटरमिनेंट ही देता हूँ, लेकिन मैंने बात बता दी, कोई टीचर इस पे नंबर काट नहीं रहा, कोई ये बात बोल नहीं रहा, सबका काम चल रहा है तो चलने दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेन बात। सर ये माइनर कोफैक्टर होता क्या है भैया? 2x2 ऑर्डर का यार मैट्रिक्स से लिख लूं मैं बार बार ना, मतलब मेरे को तकलीफ आएगी, क्योंकि गलती मैंने तुम्हें बता दी, मेरे को भी दिखती रहेगी, तुम्हें भी दिखती रहेगी। ठीक है, मैट्रिक्स उसमें माइनर बोले हैं, चाहे हम बाद में डिटरमिनेंट लिख के भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, सब नंबर दे रहे हैं, लेकिन अभी एक बारी के लिए
ठीक है, मैट्रिक्स बोल रहा है इसके माइनर बताओ। सर क्या होते हैं माइनर? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बारी पोजीशन बोलना, इस मैट्रिक्स की पोजीशन कौन सी है, जल्दी बोलना। A11 A11 A12 A21 A22। ठीक है, इन पर्टिकुलर पोजीशन के माइनर को यूजुअली M से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर लिखना है ना, हर एलिमेंट का माइनर लिखना है, M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1-1 पोजीशन का माइनर M11 लिखा जाता है। 1-2 पोजीशन का माइनर, इसका माइनर पहली रो दूसरा कॉलम देखो, ये 1-2 का माइनर M12 लिखा जाता है। सर ऐसे तो हम लिख ही लेंगे फिर M21। अभी तो आप बता रहे हो माइनर को लिखते कैसे हैं। ठीक है भैया, अब कैसे, क्या न्यूमेरिकली क्या वो, ध्यान से सुनना। ये 1-1 पोजीशन का माइनर क्या है? इसको लीड करने वाला रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, जो बचा, अगर ये सिंगल एलिमेंट है ऑब्वियस 2/2 में सिंगल एलिमेंट बचेगा, वही है माइनर। लेकिन एक मिनट, एक रफ बात कर रहा हूँ, रफ, इसको कुछ लिखने मत बैठ जाना। मान लो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो माइनर पूछ रहा है, तो टोटल 9 पोजीशन है, तो 1-1 के पोजीशन का माइनर क्या होगा? रो छोड़ना, कॉलम छोड़ना। एक 2/2 ऑर्डर का जो ये 4 मेंबर देखे 2/2 ऑर्डर, इसका डिटरमिनेंट लिख देना, इसका डिटरमिनेंट, वो माइनर है 1-1 का। डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। ठीक है भैया, डिटरमिनेंट का मतलब वही होता है। ठीक, अब ध्यान देना जरा, साथ रहना, एक मिनट। अभी 2/2 ऑर्डर को ही देख लो एक बारी। 1-2 का माइनर, ठीक है, 1-2 पोजीशन का रो कॉलम छोड़ो, जो एलिमेंट बचा 0, एक बारी बोल देना। 2-1 का माइनर, जल्दी जल्दी बोलना। -4। 2-2 का माइनर, रो कॉलम छोड़ो 2। पहले माइनर में कंफ्यूजन है तो बोलना एक बारी। ठीक है, अब कोफैक्टर। सर कोफैक्टर क्या है? ये तो माइनर्स हो गए, कोफैक्टर्स क्या है? ठीक है, C11 C12, कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। और कई बारी बुक्स की बात कर रहा हूँ कि एलिमेंट को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कोफैक्टर को कैपिटल A से भी लिख देती हैं वो, तो वो बोल लेंगी वहां पर कि भाई हम कोफैक्टर कैपिटल A से बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट या सारे टीचर जो बना लेते हैं नॉर्मली C से बना लेते हैं, कोफैक्टर को C से लिखेंगे। C11 C12 1-1 पोजीशन का कोफैक्टर 1-2 का। सर ये कोफैक्टर मतलब अब ये कैसे निकालोगे आप? इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी? ध्यान से सुनना भैया, एक मिनट। ये 1 मार्कर का बाद के लिए क्वेश्चन भी होगा कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर क्या है। अगर मैं इसका फॉर्मूला मेरे से पूछ ले, लिखना हर बच्चे को आता है, फॉर्मूला पूछ ले, बहुतों को नहीं आता। ठीक है, जैसे कईयों को कोफैक्टर पता होगा लेकिन फॉर्मूला नहीं पता होगा। ठीक है, -1 की पावर ij इनटू माइनर ऑफ दैट पोजीशन। लेकिन एक मिनट, फॉर्मूला बाद में देख लेना, फॉर्मूले से मत पढ़ना अभी, एक मिनट समझो भी मत, उसको छोड़ दो, एक मिनट मेरे साथ आ जाओ। कोफैक्टर सर कैसे लिखेंगे? सीधा बिना फॉर्मूले के, इस एलिमेंट इस पोजीशन का लिखना है ना, इसकी रो कॉलम छोड़ो, जो बचा। सर ये तो माइनर था भाई, यही कोफैक्टर है, जो माइनर था वही कोफैक्टर है, बस इसका साइन कभी सेम रखना है कभी बदलना है। सर तो माइनर ही कोफैक्टर हुए, हाँ बिल्कुल, लेकिन साइन कभी सेम रखना है कभी चेंज करना है। सर कब सेम रखना है कब चेंज रखना है? जब पोजीशन का सम इवन हो तो साइन वही रहेगा जो आया तुम्हारा, जब पोजीशन का सम ऑड हो तो माइनर इनटू एक माइनस का साइन, यानी साइन बदलेगा। एक बारी सारे बच्चे बताना, 1-2 पोजीशन का कोफैक्टर लिखना है, रो कॉलम छोड़ दिया, एलिमेंट बचा ये 0। ठीक है, वैसे तो 0 में साइन कोई भी डाल लो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बार ही बोल लेना साइन यही रहेगा या चेंज होगा, बोल लेना Change होगा। पोजीशन का सम ऑड है चेंज होगा, वो बात अलग है, -0 होता तो 0 है लेकिन चेंज होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये साइन चेंज ना कोफैक्टर में छूट जाता है। मैं कह रहा हूँ 100 बारी आपने किया और 99 बारी ठीक किया, सिर्फ एक बारी छूटा आपका, और ये आखिरी दिन होगा साल का जब बोर्ड का पेपर कर रहे होंगे, गए। और नंबर भी कितने जाएंगे? पूरे 5। इसी से कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ पहली बारी किसी बच्चे के लिए बड़ी बात नहीं है, आखिरी बारी कैसे हो सकती है? ठीक है, लेकिन ये साइन छूट जाता है तब गड़बड़ हो जाता है। कोफैक्टर के साइन पोजीशन के हिसाब से बदलने हैं इस पोजीशन का, और बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं और सबके लिए बड़ा आसान होता है। रो कॉलम छोड़ो, ये माइनर था, अब पोजीशन का सम ऑड है तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, रो कॉलम छोड़ो, ये माइनर था लेकिन पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो मैंने माइनर कॉपी तो किए हैं सारे, बस कहीं कहीं पर मैंने साइन बदल दिए, देखो कहीं कहीं पर मैंने साइन बदल दिए। कहाँ बदले? जहाँ पोजीशन का सम क्या था, बोलना पोजीशन का सम क्या था, इवन या ऑड? तो मैंने ये फॉर्मूला बना दिया ना, फॉर्मूला रटना मत, बना लेना। सर ऑब्वियस कोफैक्टर न्यूमेरिकली तो माइनर जैसे होते हैं नंबरों पर तो, लेकिन कभी कभी वो कोफैक्टर के साइन चेंज होते हैं माइनर के मुकाबले में। कब होते हैं? जब पोजीशन का सम ऑड हो। तो मैंने -1 की पावर i + j कर लिया, आई और जे पोजीशन का सम है, पोजीशन का सम ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड बार माइनस, साइन बदल देगा, और पोजीशन का सम इवन होगा तो -1 की पावर इवन, साइन वही रहने देगा। तो ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। तो एक बारी फॉर्मूला भी एक साइड नोट पे लिख लेना भैया, माइनर कोफैक्टर की प्रैक्टिस मार देना। इस एक्सरसाइज को कभी कोई दोबारा करने की जरूरत हमें होती ही नहीं, किसी भी बच्चे को, हर लेवल पर।
लेकिन इससे रिलेटेड बाद में अगली कहीं किसी एक्सरसाइज में 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो एक ही टाइप है और वही पेपर में आता है। करो फटाफट से, जल्दी करना। सर इसको हाँ मैट्रिक्स लिखे हैं डिटरमिनेंट। दोबारा बोलो, मैट्रिक्स लिखो अभी तो एक बारी मैट्रिक्स ही लिखो क्योंकि बात सही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप डिटरमिनेंट भी लिख दोगे तो कोई टीचर नंबर काटेगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ही कह रही है बात तो। ओके भैया। हाँ कोई रह गया हो तो बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन बना हो तो बोलना भैया। हर हर क्वेश्चन में बीच में एंड में एक एक बारी पूछ रहा हूँ, वहां सर ना एक बार छोड़ना। मीनिंग बता दो माइनर कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर बच्चे वो एलिमेंट मतलब मेथड है एक पूरा। मीनिंग तो क्या बताऊं, जैसे 1 1 पोजीशन का माइनर किसे कहते हैं, तो थ्योरी में मेरे से मीनिंग पूछोगे तो जिस पोजीशन का माइनर लिख रहे हो उस पोजीशन को लीड करने वाला रो और कॉलम को एलिमिनेट करके 2 by 2 ऑर्डर में जो मेंबर बच जाए वो माइनर है। पहले ये क्लियर है? यस सर। पूरा क्लियर है? चारों क्लियर है? यस सर। कोफैक्टर क्या है? जिस, अब ध्यान देना, जिस पोजीशन का हमें कोफैक्टर लिखना है उस पोजीशन का माइनर इनटू -1 की पावर i + j, ये कोफैक्टर की डेफिनेशन है, लिखी है मैंने। ये क्लियर है कि ओके नहीं? यस सर। इसका मीनिंग स्टेटमेंट में है अगर हम लिखने बैठ जाए, लेकिन क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसे ही करो ना। और इसका मीनिंग फॉर्मूले से है। कोई रह गया तो हैंड रेज देना, एक्सरसाइज में बता दूंगा क्या खास है, लेकिन पहले माइनर कोफैक्टर की 1 2 हल्के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं भैया। अभी ये मत लेना, ये बेकार है। 2 by 2 3 by 3 ऑर्डर जीरो वाला मत लेना, उसमें ज्यादा जीरो है, गलती हो भी गई तो पता नहीं लगेगा क्योंकि जीरो है -0 0 ही होता है। ये वाला पकड़ लेते हैं, या ये भी छोड़ो, इसमें भी 2 जीरो है, ये वाला ले लो बस। बेकार है, मैं सारे एक एक कराऊंगा, बात वही है, एक ही करना है बस। अभी होमवर्क में एक बार ही जरूर सारे कर लेना, ठीक है। ध्यान देना जरा। 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। माइनर कोफैक्टर, उसने वैसे कोफैक्टर ही पूछे हैं आपसे यहाँ पर, ठीक है भैया। दोनों लिखे माइनर कोफैक्टर, पहले कोफैक्टर ही लिखो, सिर्फ कोफैक्टर लिखो, माइनर बेकार बात है। पोजीशन ढंग से लिखना 1 1 का कोफैक्टर। सर ये 3 by 3 ऑर्डर है, एक बार चेक कर लेना भाई, एक बारी सारे बच्चे चेक कर लो। पोजीशन जरूर लिखनी है, पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लिख रहे हैं, इसको लीड करने वाली रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो। सर अभी तो 4 एलिमेंट बच गए। इसका जो डिटरमिनेंट आता है वो यहाँ लिखो, ठीक है, वो न्यूमेरिकली लिखो जो भी आएगा, और साइन सेम रहेगा, चेंज होगा। पोजीशन का सम इवन है तो वही रहेगा, पोजीशन का सम ऑड है तो साइन चेंज होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार ही बोलना, ठीक है भैया। अब नॉर्मली किताबें पढ़ोगे ना कैसे लिखेंगे शुरू में, मतलब कोई पढ़ा भी रहा है बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस कराता है कि भाई बच्चे टेंशन में ना आ जाए या गलती ना कर दे, मुश्किल तो नहीं है। तो कोई बिल्कुल पहली बार ही कराएगा ना, रो कॉलम छोड़ा, फिर ये सब लिखा उसने, इसका डिटरमिनेंट ही लिख दिया 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट उतार दिया, और फिर पोजीशन का सम इवन है तो ऐसे लिख दिया -1 की पावर 1 + 1 2। मतलब किसी भी किताब को देख लो वो ऐसे जाएंगे शुरू में। तो मेरे को लग रहा है इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है कि हम इतनी इतनी चीजें लिखेंगे क्या। नंबर है नहीं भैया, कोई बोले नंबर कट जाएंगे, अरे भाई कुछ और ही पूछा जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोफैक्टर लिखने होते हैं, ठीक है भैया। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखो, रो कॉलम छोड़ा, डायगोनली मल्टीप्लाई माइंड में करो 0 -2, लेकिन माइंड में करो तो बहुत ध्यान से करना शुरू में, बाद में तो ये बेकार होता है, लेकिन शुरू में गलती ना है। 0 -2 ब्रैकेट में लिखना, सर ये माइनर है, अब इसे कोफैक्टर बना। पोजीशन का सम इवन है तो साइन यही रहेगा, यही कोफैक्टर है। पोजीशन का सम ऑड होता तो साइन बदल देते, मतलब बाहर एक माइनस लगा देते, ऐसे सोचो। C1 2, ठीक है। इस एलिमेंट 1 2 है भैया, इसका कोफैक्टर, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ो, देखो ये 4 एलिमेंट बच गए, इनका डिटरमिनेंट निकाल लो। सर डायगोनल की मल्टीप्लाई 6 माइनस ऑफ डायगोनल 1 ब्रैकेट में लिखना भैया। और सर पोजीशन का सम ऑड है तो जो भी साइन आएगा उसका साइन बदलना है, यानी बाहर एक माइनस दे दो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, ठीक है। C1 3 5 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं है और उसमें शायद आज भी बोल पाए हम, आज तो नहीं आएगा खैर उसका नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है भैया, श्योर है, हम हर पेपर में है, सिर्फ कोफैक्टर पे ठीक होगा। रो कॉलम छोड़ दो, देखो डायगोनल की मल्टीप्लाई 4, अब डायरेक्ट करो। अब ये 2 एलिमेंट भी ना लिखना, 4 -0, सर 4 है, पोजीशन का सम इवन है वही। 1 मिनट भैया, एक तो स्पीड से करना सारे बच्चे 1 मिनट, और एक मेरे से पहले लिख लो आप, क्योंकि गलतियां किसी की भी होती हैं, शुरू में तो होती ही हैं और समझ में सबको आता है। तो फिर ये देखना है ना गलती हुई तो क्यों हुई, वो चेक कर लेना एक बारी। सारे कोफैक्टर लिख दो फटाफट से हर पोजीशन के। किसी को समझ में नहीं आया तो वो बोलना जरा एक बारी।
किसी को समझ में नहीं आया तो बोलना है, माइक खोल के बोलना है, या सिर्फ माइक भी खोल लोगे तो भी पता लग जाएगा, बोलने में भी हेजिटेशन हो रही हो तो। ठीक है, पहले करना फटाफट से। C21, और जिसको थोड़ा सा एक स्लाइटली दिक्कत हो लिख तो दिया हूं, लेकिन फिर चेक कर लो। C21 ही है, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट बच गए। तो डायगोनल की मल्टीप्लाई 9 - 16, ठीक है, -7, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान साइन पर जाता है, पोजीशन पर जाता है, पोजीशन का सम ऑड साइन बदलेगा, यानी +7। C22 रो कॉलम छोड़ा, 15 - 8 7, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा। C23 ध्यान से देखो, ये 23 है, रो कॉलम छोड़ा, डायगोनल की मल्टीप्लाई 10 माइनस ऑफ डायगोनल 3 7, पोजीशन का सम ऑड है सर, साइन बदलेगा, कोफैक्टर, साइन नहीं बदलते तो माइनर थे सारे। C31 रो कॉलम छोड़ा सर, डायगोनल की मल्टीप्लाई 3 - 0 3, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा। C32 रो कॉलम छोड़ा, डायगोनली मल्टीप्लाई 5 - 16, 5 - 16 -11, पोजीशन का सम सर ऑड है, साइन बदलेगा। C33 ये देखो 33 पोजीशन, रो कॉलम छोड़ा, डायगोनल की मल्टीप्लाई 0 माइनस ऑफ डायगोनल 6, 0 - 6 -6, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलना। लेकिन भैया आप नहीं समझ पा रहे कि कितना भी आसान हो, बिल्कुल आसान है मान रहा हूं मैं, इसकी इंपॉर्टेंस जरूरत से ज्यादा है। 2 चैप्टर दूसरा चल रहा है इस वक्त, एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे सारे। ठीक है भैया, 5 नंबर का कोई और टॉपिक है नहीं भैया इसके अलावा, मतलब इससे बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ी मार्किंग है हमारे लिए, हम 4 नंबर के लिए 30-30 घंटे लगा देते हैं, तो ये तो अभी थोड़ा तो ध्यान दो, 1 मिनट रुको। जिस दिन गलत होना होगा, आप छोड़ो मेरे से भी होएगा ना, आपने मेरे को से और सीखना शायद ना मैं सिखा पाऊंगा कोफैक्टर लिखने में, यही है। लेकिन गलत होगा सर, तो सर कैसे बचते हैं फिर गलत को? कोई बताओ, मान लो मैंने जल्दबाजी में या साइन डालना भूल गया, मैं चेंज करना भूल गया, तो मैं फिर गलती अपनी कैसे ढूंढूंगा, बताना, कोई भी बता दो। अरे बोलो तो सही, इतना तो बोलना आता होगा। मयंक रातावल बता। रीचेक करके सर, वही मतलब जैसे कर रहे हो दोबारा चेक कर लो भाई, उसमें गलती ना बहुत कम दिखती है। पता नहीं आप लोग क्या, मैं अपनी बात बताऊं ना, जिस दिन मैं 7 8 55 बोलता हूँ ना, बोलता ही हूँ, और 4 बार ही बोलता हूँ, होता 56 है, सबको पता है। लेकिन जिस दिन गलती होनी है ना, दोबारा चेक करने में भी 7 8 55, तो गलती दिखती नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है, ध्यान देना। गलती चेक होती है हमेशा ऑल्टर मेथड से, और ऑल्टर मेथड सिर्फ मैं मेथड बताऊंगा ऐसा नहीं है भैया, जबरदस्त शॉर्टकट है, और इवन तो किताब भी कह रही है, लेकिन बच्चों को ध्यान नहीं रहता। कोई टीचर इस एक्सरसाइज में बोलेगा, लेकिन आगे की एक्सरसाइज में जहां 5 नंबर में वो शॉर्टकट यूज करना है हमें, वहां कोई भी ध्यान नहीं देता। ठीक है, 1 मिनट सारे बच्चे मेरे साथ रहना भैया। अब ये शॉर्टकट है हमारा, जो 5 नंबर बिल्कुल 100% कंफर्म करवाएगा कि हमारे गलत नहीं हुआ। ठीक है, और हम ऑल्टर मेथड से चेक करेंगे, इसे सुन लेना। मान लो इस मैट्रिक्स की रख देता हूँ यार, ये क्योंकि मेरे से लिखा नहीं जाएगा डिटरमिनेंट रहते रहते। ठीक है भैया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना था। डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है ना, एक बार मेरे साथ रहना। पहली रो से मैं डिटरमिनेंट निकालना चाह रहा हूँ, मेरे को बताना जरा 5 की किससे मल्टीप्लाई करते थे आप, एक बार ही बोलना। लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ के जो 2/2 ऑर्डर बचा, उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते थे, हाँ या नहीं, बस ये बोलो। यस सर। करते थे ना, वो तो कोफैक्टर है भाई। ये पहला एलिमेंट A11, तो उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे आप। बच्चा बोले नहीं सर थोड़ी गलती हो गई शायद, आगे भी देखो चेक करो जरा, एक बार करवाओ चेक सर। अच्छा, दूसरा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करते थे आप? रो कॉलम छोड़ा, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट, और साइन सेम रखते थे या चेंज करते थे? अरे जब आप एक्सपेंड करते थे तो इसको लीड करने वाला भाई यहाँ 3 लिख देते थे, +3। रो कॉलम छोड़ दिए, इन 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल दिया। लेकिन मैं तो ये कहता था ना, इस पोजीशन पे साइन बदलेगा क्योंकि पोजीशन का सम ऑड है, वो और कुछ नहीं था। एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, रटा रहे थे आपको। कंसेप्ट की बात करोगे तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आता है, ध्यान देना। उस रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 1 मिनट सुनना ध्यान से, ये 1 3 है, देखो 1 3, और इसी पोजीशन का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिटरमिनेंट आता है। करा यही है आपने, डिटरमिनेंट का डेफिनेशन यही है, ध्यान देना। ठीक है, लेकिन चेक करना, बच्चा बोलेगा नहीं, अब मान लो कोई हल्का सुन रहा है, फोकस कम है उसका थोड़ा सा, वो कह रहा नहीं आप तो वो साइन इसका तो चेंज करते थे ना हम, नहीं अब इस फॉर्मूले में क्यों चेंज करेगा भाई, ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है, और कोफैक्टर में तो साइन चेंज करे हैं ना आपने, ऑलरेडी करे हैं ना, तो मल्टीप्लाई होके वो अपने आप माइनस तो इंपैक्ट में आ ही गया ना। ठीक है, पहली बात ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है, तुम एक बार ही ना, मान लो तुमने बड़ी जल्दी 5 नंबर का क्वेश्चन किया, कोफैक्टर सबको निकालने आते हैं, लिख दिए। अब कहीं साइन की गलती होगी भैया, हुई होगी, किसी से भी हो सकती है।
तो बच्चा ना पहले पहली रो के एलिमेंट को पहली रो के कोफैक्टर से साइड नोट पे मल्टीप्लाई करता है, 5 की -2 से मल्टीप्लाई -10, 3 की -5 से -15, 8 की 4 से 32 और इन सबको ऐड मार जाता है। ये -25 + 32 7, यानी डिटरमिनेंट 7 है। फिर वो दूसरी रो के चेक करता है, ध्यान से देखना कि दूसरे रो के कोफैक्टर गलत हो सकते हैं। 5 नंबर बचेंगे आपके इस बात पे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड, सर 7 2 14, 0 × 7 0, 1 × -7 -7, 14 - 7 आएगा 7। भैया आप नहीं समझ पा रहे, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बनेगी। कुछ और बातें हैं, जरा फोकस बनाना, लिखना मत भाई प्लीज, ठीक है? नहीं तो मैं आपके 5 नंबर अगर गलत हो रहे होंगे तो बचा नहीं पाऊंगा, ठीक है भैया? अब इस रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान देते हुए ऐड कर दो। 3 2 11 22, ये -18, ठीक है भैया? तो 22 + 3 25 -18 7, सब में डिटरमिनेंट आया है, 7 आया है, यानी मेरे सारे कोफैक्टर ठीक हैं, ठीक है भैया? और एक अल्टर मेथड से, दूसरे मेथड से मैंने चेक किया, ठीक? लेकिन 1 मिनट सारे बच्चे बोलना, मैं जब कोफैक्टर, बहुत समझदार बच्चा सिर्फ इस बात का जवाब दे पाएगा। प्रॉपर्टी तो है, किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट आता है, ठीक है भैया? लेकिन जब मैं कोफैक्टर चेक कर रहा था इस शॉर्टकट से, तो कौन सा कोफैक्टर है जो गलत हुआ भी होता तो मुझे ना पता लगता? कोई बताएगा? पोजीशन बोलो, पोजीशन, किस पोजीशन का कोफैक्टर है? बहुत बढ़िया बच्चा ही सोच सकता है। C22, C22 ये वाला भैया गलत भी मान लो, मैं 8 भी लिख देता जल्दबाजी में, तो 8 × 0 भी 0 ही होता। इसको मैं बाय कैलकुलेशन ही चेक करूंगा। 5 नंबर टिके हुए ना इस बात पे बाद में मेरे, तो इतनी बात तो पता होती है बच्चे को, उसको शॉर्टकट से चेक करा फटाफट से। और कोई 0 वाला है तो 0 मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हुआ, वो डिटरमिनेंट से तो पता नहीं लगेगा, उसको दोबारा कैलकुलेशन करके ही चेक करना है, बाद में पता लगेगा, फाइनल बाद में होंगी ये चीजें। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी रहती हैं। एक बारी 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं भैया, सारे बच्चे बताना, किसी भी रो को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो क्या आएगा उस मैट्रिक्स का? डिटरमिनेंट। मैंने सिर्फ फर्स्ट रो के साथ में बात लिखी है, ये बात सेकंड रो थर्ड रो के साथ भी है। 3 प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएंगी, और कॉलम पर भी है। आपको पता है ना, जब आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहे थे, मैं रटा ही रहा था आपको, किसी भी रो से एक्सपेंड कर ले, किसी भी कॉलम से कर ले, तो कॉलम पर भी है प्रॉपर्टी। किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो भी डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है? वही 6 बातें यहाँ भी हैं और उन्हें एज अ प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। बस ये पोजीशन देख लिया करो, सेम है, इधर एलिमेंट है इधर कोफैक्टर है, सेम पोजीशन चल रहे हैं, चाहे तो ये पूरी रो के होंगे चाहे तो ये पूरी कॉलम के होंगे, तो डिटरमिनेंट तो आएगा, ठीक है? प्रॉपर्टी लिखो, 1 मार्कर काम आएगी। उसी रो के एलिमेंट उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो, या कॉलम के एलिमेंट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो, ऑलवेज डिटरमिनेंट रिजल्ट करता है। समस्या है तो बोलना भैया। जो स्किल नहीं है, जो मेरे 5 नंबर का क्वेश्चन या पूरी 12th मैथ्स में जो पार्ट स्किल नहीं है, ये वो है, ठीक है? लेकिन आसान में सारे बच्चे गलत करते हैं, स्किल इतना फोड़ देते हैं उसको, तो इतनी प्रैक्टिस मार देते हैं, दिक्कत ही नहीं लगती। तो इसलिए कह रहा हूँ इन चीजों का थोड़ा ध्यान दे लेना, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज का मान लो और या एक्स्ट्रा करके सम मान लेना, ये एक बेटर क्वेश्चन है, ठीक है? इस पे एक स्टार मार्क दे दो, ठीक है भैया? सभी बेटर क्वेश्चनों पर एक स्टार मार्क दे दिया करो, ट्रिकी क्वेश्चनों पे टी लिख दिया करो, टी लिख दो, ठीक है? स्टार मार्क भी छोड़ो, याद रहेगा, यही है हमेशा के लिए, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसकी ट्रिक पेपर से पहले नहीं पढ़ी आप में से ज्यादातर बच्चे, इसका फाइनल आंसर नहीं देके आ पाओगे, ठीक है? रोक देना और सुन लेना कह क्या रहा है। बोलते हैं तीसरे कॉलम के कोफैक्टर लिखो, कॉलम वाइज पूछ रहा, भाई कॉलम के कोफैक्टर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, तीसरे कॉलम के सबको आते हैं भाई, अब सब लिख दोगे। फिर बोलता है कोफैक्टर तो लिख दो, लेकिन एक बारी पढ़ के बताना निकालना क्या है। फिर कोफैक्टर तो लिख देंगे, उसके बाद कुछ पूछा है इसने, बताओ ना। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। सर ये डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल रहा है अब ये डेल्टा यानी डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है? निकालो, और उसने यहाँ शुरू में बोला हुआ है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर यूज करके निकालने हैं। एक बारी थ्योरी तो आप दे दोगे भाई, आपको पता ही नहीं है कहाँ फंसेगा, एक भी नहीं कर पाएगा पूरे बैच में, कह रहा हूँ मैं, थ्योरी जरूर क्लियर होगी आपको। बोलो तीसरी रो के कोफैक्टर आ जाएंगे, तो तीसरी रो के कोफैक्टर से डिटरमिनेंट कैसे आया? उसी कॉलम के कोफैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करा के ऐड करोगे? उसी कॉलम के एलिमेंट को उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सर ऐड मार देंगे, डिटरमिनेंट आ जाएगा। अभी तो सीखा हमने, तो ये तो कोई भी कर सकता है भैया, ठीक है? 1 मिनट उल्टा पुल्टा नहीं लिखना भैया, ठीक है? पोजीशन जरा, जब ये ऐसे रो वाइज लिखते हो ना, तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, तुम गलती नहीं करोगे। कॉलम वाइज बस जरा सी स्पीड दिखाओ, अभी गलती कर दोगे, जबकि सिखाना किसी को नहीं है। देखो ये पहली रो तीसरा कॉलम है, C13 है, पोजीशन ही लिख लो पहले। ये दूसरी रो तीसरा कॉलम है, C23 है,
मतलब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मेरे को पता है मैं तेजी से पेल गया ना, मेरा ही गलत हो जाए, पोजीशन गलत लिख दूंगा, क्वेश्चन ठीक कर दूंगा। ये तीसरी रो तीसरा कॉलम है, क्योंकि ये नॉर्मली हम यूज ही नहीं करते कि जल्दी जल्दी ये हाथ चले इन पे। अब कोफैक्टर लिख रहे हैं इनके, ठीक है भैया, C1323 और 33, ठीक है, कोफैक्टर लिख रहे हैं, ध्यान देना, C13 का कोफैक्टर, इसको लीड करने वाला रो छोड़ो और कॉलम छोड़ो, बचे 4 एलिमेंट, इनका डिटरमिनेंट साथ के साथ निकाल जाओ, Z माइनस वाई ब्रैकेट में ले लेना जरा, और साइन मत भूलना सर, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा। नॉर्मल सा यार, इतना घटिया है, इसको मैं कह रहा हूँ तुम में से कोई नहीं कर पाएगा, देखते रहना जरा, ठीक है। C23 रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट, ये ऊपर 1x और नीचे 1z बच गए, डायगोनल की मल्टीप्लाई Z माइनस ऑफ डायगोनल x, Z माइनस x, और पक्का आप सबका ध्यान है पोजीशन का सम ऑड है, साइन डालना है, बदलना है, डाल दिया माइनस का, लो साइन बदल गए, कोई गलती नहीं छोड़ रहा हूं मैं। C33 सर इस पोजीशन का रो और लीड करने वाला कॉलम छोड़ो, y माइनस एक्स, और पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा, बात ठीक होगी ना भैया। अब देखो A13 A23 एलिमेंट भी लिख लेते हैं एक बारी, A33 वो दिया ही हुआ है, A13 पहली रो तीसरा कॉलम YZ है, ये दूसरा एलिमेंट ZX है ये वाला, और ये तीसरा XY है, और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के कोफैक्टर को उसी कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिटरमिनेंट आता है। ये स्टेटमेंट नॉर्मल है, कर देते हैं मल्टीप्लाई, करो मेरे साथ करो, यहाँ तक तो ये तो कोई भी कर ही सकता है, थ्योरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें फंसेंगे काम वो अभी देखना पड़ेगा। जिसने कर लिया वो हैंड रेज कर लेना भैया, होने वाला है नहीं वैसे आपसे, एक से भी नहीं होने वाला। YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस, ठीक है, ZX, और प्लस माइनस तो माइनस ही लिख लेता हूँ, माइनस ZX इंटू Z माइनस एक्स प्लस XY इंटू वाई माइनस एक्स। चैतन्य का हो गया क्या भाई, बताइयो, बोल हैंड रेज करा हुआ है तो हुआ होगा ना, नहीं, अच्छा ऐसे गलती होगी थी। हाँ सुनो भाई सुनो, यहाँ तक पहुंच गए, अब सुनो, ब्रैकेट खोल दिए सर, आ गया डिटरमिनेंट YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z माइनस Z स्क्वायर एक्स प्लस ZX स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। भाई आ गया, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है, इतना बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अरे इसके सिंप्लीफाइड हो रहा है, फैक्टर बन रहे हैं अच्छे भले, ऐसा कुछ x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, फैक्टर बनाएगा कैसे, तुमने कभी ऐसी कोई ट्रिक ही नहीं सीखी आज तक की मैथ्स में, ठीक है भैया, आप ध्यान से सुन लेना। एक साइक्लिक एक्सप्रेशन होता था भैया, हमारे टाइम में 9th में होता था वो चैप्टर, आपने कभी नहीं पढ़ा है, अब किसी भी क्लास में नहीं है, उसमें हम इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने सीखते थे, जिसमें वेरिएबल सर्कल में चल रहे हैं x y z, पावर कुछ भी हो सकती थी, वो पूरा एक चैप्टर होता था। तो वो कंसेप्ट जाएगा, आपने सुना नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है, तो एक बारी वो सुन लो थोड़ा सा कंसेप्ट कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे बनते हैं, ठीक है। सारे बच्चे बोलना है, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी बोलो। 3। सबसे पहले आप किसी एक वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर के अकॉर्डिंग सारी टर्म अरेंज कर दो, पहला रूल ये है, कोई एक वेरिएबल x ही पकड़ लो, एक्स वाई जेड में पहले ऐसा ही x आता है, और उसको डिसेंडिंग पावर पर उस x के अकॉर्डिंग, x की डिसेंडिंग पावर पर ये टर्म अरेंज कर दो, y z को मत देखना। सर x की सबसे बड़ी पावर तो 2 ही, ठीक है, सबसे बड़ी पावर 2 ही सर, ये 2 जगह है, तो अरेंज कर दो, देखो ZX स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाले हो गए, अब x की पावर 1 वाले, अब x की पावर 1 वाले, पहले प्लस वाले लिख लेना, थोड़ा बेटर रहेगा। x की डिसेंडिंग पावर पे टर्म अरेंज कर लो, मैंने ये कहा आपको, ठीक है। अब विदाउट x वाले, जहां x नहीं है सर, ये वो 2 है, ये विदाउट x वाले 2 आ गए, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब हर दो में आपका जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन पकड़ लो, फर्स्ट 2 में x स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया z माइनस वाई, लास्ट 2 में ध्यान देना, बीच वाले 2 में x कॉमन, अंदर बच गया y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, लास्ट 2 में yz कॉमन, अंदर बच गया z माइनस वाई। और ध्यान से देखो, कॉमन तो यहाँ भी निकाल लेते आप बिना आगे पीछे करे भी, लेकिन ये कुछ ऐसा कॉमन है जो सिर्फ 2 में कॉमन नहीं है, ध्यान दो, z माइनस वाई, आप चाहोगे तो z माइनस वाई यहाँ भी बनेगा भैया, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, y माइनस जेड वाई प्लस जेड, ज्यादा से ज्यादा एक माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है भैया। तो आपका एक फैक्टर तो पूरे से बाहर आया। क्या कहा था, किसी एक वेरिएबल पर, पहला मान लो x ही ले लिया, उस वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर पर सारी टर्म अरेंज कर देनी है और 2 में कॉमन ले लेना है, ठीक है भैया। आप ध्यान देना, थोड़ा सा एक एक स्टेप लिख देता हूँ, माइंड कैलकुलेशन साइनों की नहीं करते ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाए और उस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो,
तो अब आप चेक करोगे तो देखो पूरे से z माइनस वाई तो कॉमन आ गया। कभी नहीं मैथ्स में, ना आज से पहले आया ना इस क्वेश्चन के अलावा कभी और आएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन है कि भूलना मत, और मुश्किल बात कोई नहीं है। बचा हुआ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये z माइनस वाई तो ये तो कॉमन ले लिया आपने, बचा हुआ ब्रैकेट खोल लेना, माइनस एक्स की जेड से मल्टीप्लाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स की वाई से माइनस एक्स वाई, फिर लास्ट टर्म प्लस वाई जेड। ठीक है भैया, कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है बोलना। अभी एक फैक्टर बना है भैया, अभी और भी बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अभी भी x की डिसेंडिंग पावर पर ही टर्म अरेंज करके दो दो में कॉमन लेके चेक करना होता है, चेक करना होता है पहले। रूल तो पूरा बोल दूं ना, चाहे हो तो वैसे ही जाएगा। अभी भी x की डिसेंडिंग पावर पे अभी अरेंज ही है भैया, ये अरेंज ही है। देखो पहले x की पावर 2 फिर 1 फिर 0, दो दो में कॉमन लेके फैक्टर तब बनेंगे जो अंदर कॉमन बना बचा ना वो सेम बच जाए। एक मिनट ऐसे चेक कर लेना, अंदर सेम बन जाए। सेम बन गया सर तो सक्सीड कर गया। मान लो नहीं करता तो फिर मैं y की हाईएस्ट पावर पे उठा लेता कि x के बाद y की पावर, बड़ी पावर वाले उससे छोटी पावर वाले। मान लो उससे भी सक्सीड नहीं करता, फिर z की पावर वाले पे सक्सीड कर गया तो कर गया, बनेंगे फैक्टर, नहीं कर गया तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ तो अभी बन रहा है। जो ट्रिक हमने शुरू किया वो फेल हो ही नहीं रही, अभी तो x पे ही नहीं हो रही। x की डिसेंडिंग पर ही अभी भी अरेंज है, और फर्स्ट टू में x कॉमन लिया, अंदर x माइनस जेड बन गया। लास्ट टू पे माइनस वाई कॉमन लिया, अंदर फिर x माइनस जेड बन गया, और z माइनस वाई ऑलरेडी कॉमन था मेरे पास। ठीक है, ये x माइनस जेड, ये z माइनस वाई। ठीक है भैया, नहीं क्या बोला मैंने, x माइनस जेड तो x माइनस वाई। ठीक है, ये मेरे फैक्टर आ गए, और आंसर बिल्कुल यूं ही छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बच्चे भैया वो कहते हैं यार सर मजा सा नहीं आया सर, मतलब x माइनस वाई के बाद तो अच्छा लगता है y माइनस जेड आए, अब z माइनस वाई है सर, चलो y माइनस जेड बना दो सर, माइनस बार ले लो सर, x माइनस वाई y माइनस जेड, फिर सर्कल में बोलें तो अच्छा लगता है z माइनस एक्स, तो फिर एक और माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा। तो वो मन है आपका भैया, आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो या यहीं छोड़ दो, उसमें तो कोई फर्क है नहीं, आंसर है। बोलना समस्या किसी को है तो। नेक्स्ट, ये बस इस एक्सरसाइज में यही एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी नॉर्मल सा माइनर को फैक्टर आगे इतना इतना करना है, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, सब अपने आप होता है। ठीक है, बड़ी छोटी बात है। एक बारी 5वां एमसीक्यू देखना भैया, किसी का ये वाला रह गया तो हैंड रेज दे दो, ये क्वेश्चन रह गया तो हैंड रेज दे दीजिए। हाँ कर, जैसे हो जाए वैसे हैंड डाउन कर लेना, बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन मार्क करो। हैंड रेज सारे करा करो भैया हमेशा, जितने जिन जिन का क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली ना हम लोगों को ऑफलाइन में तो मेरे को भी आइडिया रहता है बच्चा कर रहा है इसकी स्पीड स्लो, अब मैं उसे वहीं समझाऊंगा। ठीक है, बैच में 2-4 डायलॉग सुनाऊंगा सबके सामने, वो अपने आप ही थोड़ा सा फील कर जाता है, और फील करा तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा बुरा मान रहा है मान जाएगा, लेकिन वो चक्कर में स्पीड बढ़ा लेता है अपनी। तो ये काम आपको हमेशा करना है, ताकि मेरे को टोकना है, बोलना है, या क्लास से अलग समझाना है यार स्पीड कम है, कर बढ़ा तो बढ़ेगी। ठीक है, ईमानदारी रखना, जब तक नहीं हुआ तब तक हैंड रेस। जल्दी जल्दी करेंगे सभी। होते ही हैंड डाउन करिए। गौतम प्रथम दोनों को कह रहा हूँ भाई, अपनी स्पीड होमवर्क को इतने पैशनेट होके करा करो कि अगर आप ढंग से खुद से करोगे आप इतना टाइम कभी नहीं लोगे मेरे भाई। दोनों बढ़िया बच्चे हो, ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, 1 मिनट एमसीक्यू पढ़ देते हैं। क्या है देखिए, चेक करिए। ठीक है, कोई डिटरमिनेंट दिया है, बोलता है एआईजे कैपिटल ए से कोफैक्टर लिखेगा स्मॉल ए से एलिमेंट, मतलब एआईजे कोफैक्टर है, किसके ऑब्वियस एलिमेंट के ही होते हैं कोफैक्टर, तो एलिमेंट स्मॉल ए से और कोफैक्टर कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेड है। तो बोलता है डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या है, देखो यहाँ डेल्टा का मतलब डिटरमिनेंट है, तो बोलता है डिटरमिनेंट कैसे आएगा। अब तुम्हें पता है किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कराओ तो आएगा। तो आप एक बार पहले पोजीशन चेक करो कहाँ कहाँ सेम जा रही है। 1 1 3 1, सर ये सेम नहीं है, सर ये सेम लग रही है 1 1 1 1, लेकिन आगे सेम नहीं है 1 2 2 1, ये भी छोड़ो सर, ये भी सेम नहीं है 2 1 1 1, ये देखो सर। और चाहे भैया मतलब रट के करोगे तो चलो इतना भी काफी है, सारी पोजीशन सेम है तो ऑब्वियस डिटरमिनेंट आएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेना, ये पहली रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये तीसरी रो पहला कॉलम, यानी ये पहले कॉलम के एलिमेंट है भैया,
और उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड कराया है, तो यही डिटर्मिनेंट है। यानी ऑप्शन डी पार्ट आ गई, मार्क कर लेना। दिक्कत है तो बोलना। अब आपको इनवर्स अगर याद है तो हमने अब ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, इनवर्स सबसे पहले हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, एक बारी वो ध्यान देना। उस वक्त डेफिनेशन क्या थी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, जबकि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसका इनवर्स क्या है सर, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिससे पोस्ट मल्टीप्लाई करो कि प्री मल्टीप्लाई करो, एक तो आंसर सेम आए और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे बी मैट्रिक्स को हम ए का इनवर्स कहते हैं। कुछ बातें बोल देना, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था भैया, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त पढ़ा था, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट से समझाया था आपको। बस मुझे बता दो, अगर बी यहाँ ए का इनवर्स है तो बी यहाँ ए का इनवर्स है। ये जो साइन दिख रहा है आपको, हो गया जो भी दिख रहा है आप सोचो, मैं पूछ रहा हूँ ये इनवर्स का सिंबल है या पावर है, जल्दी बोलो। सिंबल है। सिंबल है। तो कभी ए की पावर -1 मत बोल देना और इसे कभी 1/a मत लिख देना कि नीचे जाके पावर पॉजिटिव होगी। ये सिंबल है इनवर्स का भैया, कि ऐसे मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स कहते हैं जैसे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो बी इनवर्स है ए का, तो थ्योरी में लिखूंगा तो इनवर्स ऑफ ए, ये सिंबल है, ये पावर नहीं है, ठीक है। छोटी बात है लेकिन काम की बात है, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा इनवर्स हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है, और आज भी दोबारा वही बात पढ़ी है, वही होता है इनवर्स। तो नई शब्द आई है सर एडजॉइंट, एक तो ये एडजॉइंट क्या होता है ये बात आ गई, दूसरा ये इनवर्स दोबारा बोल क्यों रहा है, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एक मेथड नहीं है मेरे सिलेबस में, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा, ठीक है। दो मेथड नहीं है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए से आएगा, अभी पढ़ेंगे इस मेथड को। इनवर्स निकालने के मेरे पास 2 से ज्यादा 3 मेथड है, ठीक है भैया। तो अभी आगे वाले मेथड अब शुरू होने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इनवर्स तो मैंने बोल दिया भैया, और निकालूंगा कैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एडजॉइंट पढ़ लो। एडजॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है भैया, ध्यान से किसी एग्जांपल से ही करा देता हूँ। थ्योरी भी बोल दूंगा, लो थ्योरी इसमें सुन लो आप, लेकिन अभी कुछ नोट मत करना, कोई भी बच्चा नोट मत करना। 1 मिनट इधर देखना जरा, सारे बच्चे बताओ, स्मॉल ए से लिखा है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्मॉल ए कोफैक्टर होंगे या माइनर होंगे, जल्दी बोलो सॉरी एलिमेंट्स। चलो कोफैक्टर होंगे, Elements। माइनर होंगे, एलिमेंट होंगे। तो आपने तो बिना ऑप्शन दिए ही आंसर सही दे दिया सर, ये एलिमेंट है। नॉर्मली स्मॉल ए से हम एलिमेंट लिखते हैं। 1 मिनट ध्यान देना, पहली रो 1 1 1 2 1 3। अच्छा कैपिटल ए से मैं कह रहा था वो कोफैक्टर लिखा करेगा, इधर उधर कुछ मत पढ़ना, बस इस मैट्रिक्स को देखो ऐसे, बस अभी तैयार नहीं होगा, बस एक आइडिया लो, तैयार अलग से करा रहा हूँ। ये कोफैक्टर लिख दिया कैपिटल ए से, देखो पहली रो के ये 1 1 1, पहली रो के, दूसरी रो के, तीसरी रो के। कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का क्या करें कि एडजॉइंट आए, ये डेफिनेशन। कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देने से जो आता है उसे एडजॉइंट कहते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का, ठीक है भैया। तो जस्ट क्या हर पोजीशन के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना दिया और उसका ट्रांसपोज जो बच्चे बोल रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है भैया। रो का कॉलम करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये है एडजॉइंट। और मैं कह रहा हूँ मैं थ्योरी से बोलने वाला नहीं था, लेकिन मेरे को दिखा यहाँ प्रिंट है, बोल दो एक बारी, बेकार की बात है, ये बहुत आसान बात है। नंबरों से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मारो, अभी सबका तैयार हो जाएगा, ठीक है भैया। ये कोई खास बात नहीं है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में टाइम खराब होगा। ठीक है, ये देखो एडजॉइंट पूछ रहा है भैया, एक बारी 3 चलो दोनों का ही लिखते हैं, दोनों का करते हैं। 1 मिनट पहले 2/2 ऑर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4। मेरे को जल्दी जल्दी कोफैक्टर लिखवाना। अच्छा 1 मिनट सारे बच्चे साथ रहना भैया। कुछ टीचर एक खास तरीके से आपका एडजॉइंट लिखवाते हैं, गलत नहीं कह रहा मैं उसे, लेकिन जो मेरे को आपकी 5 नंबर की क्वेश्चन बिल्कुल श्योरिटी से ठीक करानी है, उसमें वो ट्रिक लगा नहीं पाएंगे फिर हम। तो 1 मिनट सुनना जरा। जैसे कोफैक्टर लिखने हैं आपको, क्योंकि कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आएगा। तो कोफैक्टर ना, ये पहली रो के जो कोफैक्टर है 1 1, पहले 1 1 1 का कोफैक्टर, 1 2 पोजीशन का कोफैक्टर, 2 1, 1 मिनट काम की बात सुन लो, 2 1 पोजीशन का कोफैक्टर, 2 2 पोजीशन का कोफैक्टर, वो लिख कोई भी लेगा। लेकिन कोई सारे टीचर भी नहीं, कोई एक आधा स्कूल टीचर क्या बोलेगा, यार तू जब कोफैक्टर लिख रहा है ना तो तू देख पहले कोफैक्टर लिखेगा, फिर ये कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स तो इसी में आइडिया ले लेगा, फिर तो इसका ट्रांसपोज करेगा ना, एडजॉइंट तो तभी आएगा ना कि ये पहली रो है तो पहला कॉलम, दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम, तो तेरा एडजॉइंट आएगा। तो तू टाइम क्यों खराब कर रहा है, कोई टीचर कह देगा। और भैया अब ठीक है, उनका अपना मन है जो कह रहे हैं, और
और वो कहेंगे भाई तू ना ऐसा कर, ये कोफैक्टर ना जो पहली रो के पहली रो पे लिखा ही मत कर, पहले कॉलम पे लिख दे, इसे सीधा कॉलम पे उठा के लिख, इसे सीधा कॉलम पे उठा के लिख। एक तो थोड़ी देर में बड़े क्वेश्चन में गोल गोल घूम जाओगे, अपने आप ही पजल हो जाओगे ये उल्टा करने में। दूसरा एक वो शॉर्टकट होता है 5 नंबर के क्वेश्चन को चेक करने का कि हर रो के एलिमेंट उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो डिटरमिनेंट आएगा। अब तुमने पहली रो की कॉलम बना दी तो तुम उल्टे पुल्टे वैसे ही हो जाओगे, शॉर्टकट भी ढंग से नहीं लगा पाओगे। तो ये मत करना, ये मत करना भैया, कोई खास बात नहीं है, हम रो के कोफैक्टर रो पे ही लिख रहे हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे, डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जल्दी ठीक हो उसके लिए जरूरी है। अब एक बारी देखो, पहली रो 1 1 पोजीशन, ठीक है, को लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ो, ये एलिमेंट बचा कोफैक्टर, लेकिन साइन देख लेना, पोजीशन का सम इवन है, साइन भूलता है सारा बच्चा, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा। C12 सर रो कॉलम छोड़ो 3, पोजीशन का सम ऑड है सर, साइन बदलो। C21 सर रो कॉलम छोड़ो, ये है 2 सर, पोजीशन का सम ऑड है, साइन बदलो सर, ये -2, ठीक है भैया। C22 रो कॉलम छोड़ो 1, पोजीशन का सम इवन है, वही है। और बिल्कुल रो के मैंने रो पे ही उतारे हैं, कोई मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखना। अब एडजॉइंट लिखना है तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, अब दिख रहा है, मैट्रिक्स के एलिमेंट से बन के कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स दिख रहा है, यहाँ है मैट्रिक्स, बनाना मत मैट्रिक्स, बस इसका एडजॉइंट, ये पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दो, इससे बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, एडजॉइंट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, कंफ्यूजन है तो बोलना, करो प्रैक्टिस फटाफट से। अच्छा 2 by 2 ऑर्डर में एडजॉइंट लिखने का शॉर्टकट भी होता है कि इतना घटिया क्वेश्चन है फिर भी कुछ सेकंड तो खराब करा ही ना हमने, सीधा लिख देते हो 2 by 2 ऑर्डर, कोई पूछ भी रहा है तो 1 मार्कर में। 1 मिनट दोबारा ध्यान देना, शॉर्टकट देखो सारे बच्चे, पैटर्न है रटो सारे, 2 by 2 में ही लगेगा, और किसी ऑर्डर में 3 by 3 पूछता वो 3 by 3 है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर करना पड़ता है। 2 by 2 में शॉर्टकट, डायगोनल पर जो मेंबर लीड कर रहे हैं उन्हें इंटरचेंज कर दो एडजॉइंट लिखते हुए, उन्हें इंटरचेंज, 1 4 का 4 1, ये देखो बिना सोचे। ऑफ डायगोनल के मेंबर वही रहेंगे, बस उनके साइन बदल दो, ऑफ डायगोनल के मेंबर जो हैं वही रहेंगे, पोजीशन वही है वो, बस साइन उल्टे कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, सीधा एडजॉइंट आ जाता है। लेकिन ये काम अभी मत सीखना, बस ऐसे प्रैक्टिस तो मार दो, करना ऐसे है, प्रॉपर करना है अभी। हेलो सर, हाँ जी सर ऐसे कर सकते हैं क्या, मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दें फिर उसका एडजॉइंट? नहीं ऐसा क्यों भाई, क्यों, किसने कहा आपको कि सेम आंसर निकाल, नहीं सेम आंसर किसी दूसरे मेथड से निकाल देने से मेथड ठीक हो जाता है? नो सर। नहीं हो जाता ना। अब मैंने 100 रुपए कमाने हैं, मैं ईमानदारी से कमाऊं कि चोरी करके कमाऊं, मेरे पास तो 100 रुपए आ गए, लेकिन दूसरा मेथड बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, बात क्लियर है भैया, छोड़ना मत भैया। 5 नंबर का क्वेश्चन कोफैक्टर की प्रैक्टिस पे ही होना है, कोफैक्टर बस सही आने चाहिए और स्पीड में सही आने चाहिए। मैट्रिक्स बोल दो, कोई नाम दे दो, ए बोल दो, 1 -1 2, सब बच्चा तेज से कोफैक्टर लिखेगा, नो की नो पोजीशन के, ठीक है भैया। और फिर चेक कर लेना, अगर आपके सारे ठीक है आज पहली बारी में भी तो शायद आप गलती ना करो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो गलती हो जाएगी। C11 देखो, पहली पोजीशन को लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ा, ये 4 एलिमेंट बचे, इसका डिटरमिनेंट माइंड में निकालना, 3 - 0 3, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा, बस साइन ध्यान देना। किसी को दिक्कत है हाथों हाथ बोलना भैया। C12 लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट बचे, डिटरमिनेंट सर 2 माइनस माइनस प्लस 10 12, पोजीशन का सम ऑड है, साइन चेंज। किसी को कंफ्यूजन है बोलना भाई। C13 इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ो, डायगोनल 0 माइनस माइनस प्लस 6 6, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही, जिसका मेरे से पहले हो जाए 100 दे देना। C21 ठीक है, मैं रुकता हूँ, बल्कि थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, आप निकल जाओ आगे। मैक शर्मा का हो गया, सोम वर्मा का हो गया, शर्मा वर्मा पीयूष, आयुषी खंडेलवाल, अरे यार तुम सारे भाग जाओगे, मैं भी तो करूं। रो कॉलम छोड़ो, ये आएगा -1 -0 -1, ध्यान दो पोजीशन का सम ऑड है, साइन बदलना भूल जाओगे आप, साइन चेंज होगा। C22 रो कॉलम छोड़ो, डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 4 5, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा। C23 रो कॉलम छोड़ो, डायगोनल की मल्टीप्लाई 0 -2 पोजीशन का सम ऑड। अच्छा, जो आपको दिक्कत रह जाए ना, सर ये कैसे आ गया पूछ लेना, कभी कभी आप चेक कर रहे होते हो तब भी आपको लग रहा होता है नहीं मेरा सही है, भैया का गलत है, और मे भी मेरा ही गलत हो, तो बोल देना, या तो मेरा गलत होगा, नहीं तो मैं आपको समझा लूंगा। C31 रो कॉलम छोड़ दिया, डायगोनल की -5 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल इज 6 -11, पोजीशन का सम
E1 है, साइन वही रहेगा, C32 रो कॉलम छोड़ दिया, 5 - 4 1 पोजीशन का सम ऑड है, साइन चेंज, C33 रो कॉलम छोड़ दिया, 3 + 2 5 पोजीशन का सम इवन है, साइन वही। कोई दिक्कत है तो बोलना। किसी को भी दिक्कत है बोलो। ठीक है, अभी अभी कोफैक्टर लिखे मैं, बीच में मत छोड़ देना। एडजॉइंट पूछा है, 1 सेकंड वीडियो आएगा अभी। एडजॉइंट पूछा है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या, पहली बात हमने रो के कोफैक्टर रो पे ही लिखने हैं। ठीक है, अब एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का। ठीक है, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स सर यही होगा ना, उसका ट्रांसपोज तो कर दो ट्रांसपोज। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। समस्या है तो बोलो। बस एक दो तीन लाइनें और 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इससे। सर हाँ जी सर, मेरी ना स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास रखी थी मैम ने 4:30 बजे, तो सर मुझे भी लीव होना पड़ेगा सर, मैं रिकॉर्डिंग से करूँगा। ठीक है भैया, थैंक यू सर। ओके जी, करते रहना बच्चों। एडजॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी इनवर्स की बात करेंगे, इनवर्स की बात करेंगे अभी। हाँ बोलो बोलो। सर ये C12 वाला कैसे आया? C12 वाला कैसे आया? ये ओके, ये -12 लिखा है मैंने, हटा रहा हूँ, पता नहीं मेरा गलत है। आप देखते हैं, इसको लीड करने वाला रो छोड़ो कॉलम छोड़ो। ठीक है, अब ये देखो, ये एलिमेंट दिखे आपको, इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट वैल्यूएट करना है। 2 माइनस आप डालोगे, माइनस यहाँ भी है, +10 आया, 12 था, 2 + 10 और पोजीशन का सम ऑड है तो साइन चेंज। क्लियर है नहीं है? ओके ओके ओके। और बोलना भैया, कंफ्यूजन किसी को भी हो सकती है और इवन कभी कभी मेरा भी गलत हो सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सर हमारे बताना। क्या दोबारा बोलो? C211 C21 ध्यान देना। देखो ये C21 है, इसको लीड करने वाला रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, बचा हुआ डिटरमिनेंट चेक करो पहले। -1 डायगोनल की मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ डायगोनल 0 आया तो -1 था, लेकिन वो तो माइनर है और पोजीशन का सम ऑड है तो साइन बदलो, तो -1 का क्या हो जाएगा, +1। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। हाँ जी, हाँ अब ध्यान देना जरा। एक सेकंड लगेगा थोड़ा सा। एक वो प्रॉपर्टी सुनो, वैसे तो ये बात ऐसे सुनो भैया, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान लगाओ। अच्छा, कुछ ऐसा होगा जो कि अभी एनसीईआरटी करी, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या 1 मार्कर क्वेश्चन मैट्रिक्स से आते हैं, एक से ज्यादा आते हैं। फर्स्ट टर्म में तो बहुत सारे आएंगे, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर आने जा रहा होगा, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी तो इतनी ज्यादा यूज होंगी, अभी पढ़ी नहीं है तुमने, वो 1 मार्कर क्वेश्चन को रिलेट करती हो, तुम्हें बहुत अपने आप ही आ जाएंगी। कुछ ऐसी हैं जो कम बारी यूज होती हैं तो बच्चा भूल जाता है, तो उसमें एक ये वाली है। ठीक है, तो इसको अभी ध्यान दो, और क्वेश्चन आ जाता है भैया इसका, तो भूलना नहीं इस प्रॉपर्टी को। प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में बहुत यूज नहीं होती है, ठीक है भैया, लेकिन प्रॉपर्टी ध्यान दो। किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करवाओ आप, पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है भैया, जो रिजल्ट आता है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ जिस मैट्रिक्स, जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का था, ऐसे मान लो यहाँ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n था, तो उसका एडजॉइंट का भी ऑर्डर n/n आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी n/n ऑर्डर आएगा, ये भी n/n ऑर्डर आएगा। एक तो ये इक्वल होते हैं, उल्टी पुल्टी मल्टीप्लाई। एक ये जो इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई कराओ उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर या तो मैं n/n लिखूं या जरूरी नहीं होता, सिर्फ n लिखने का मतलब भी यही होता है कि जितनी रो है उतनी कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर n/n है। ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है भाई। और इसी से बहुत ध्यान से सुनना, अभी कुछ लिखना मत, अभी आपने समझा नहीं है, अभी तो आप सुन रहा होता है, ठीक है भैया। लेकिन ये रिजल्ट ट्रू तो है, लेकिन इसी से सेकंड मेथड इनवर्स का बनेगा।
कि मैं इसके बाद ये भी नोट नहीं करना भी आपको, मैं इसके बाद कहीं लिखवाऊंगा यार किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा ना उसने, उसका ये फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो रट के क्वेश्चन तो हो ही रहे होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी समझ भी लेनी हो कि भाई इनवर्स ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी पहले पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से प्री मल्टीप्लाई कराओ या पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आता है। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, उससे पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी दे रहा हूं, एक आपसे पूछ रहा हूं, एक आपको दे रहा हूं प्रॉपर्टी, ध्यान से सुन लेना। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, एक बारी सारे बच्चे बताना, अभी सीखे पूछ पिछली पूरी एक्सरसाइज में, पहली रो के एलिमेंट को अगर मैं उसी रो के कोफैक्टर से यानी C11, C12, C13 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसी रो के कोफैक्टर से, तो रिजल्ट क्या आएगा बोलो सारे? सर उसका सर उसका डिटरमिनेंट। सर मान लो आप इसे ए कह रहे हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कह रहे हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है भैया, बात बिल्कुल ठीक है, अगर इन्हीं को कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ये तो सुन लिया ना आपने। अब ध्यान से सुनना, किसी रो के एलिमेंट को किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दो, ऑलवेज जीरो आएगा। ध्यान से सुनना, ये नहीं बताया था अभी मैंने। मान लो पहली रो के एलिमेंट को जो कि A11, A12, A13 है, इसे किसी भी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराओ, कोफैक्टर से, दूसरी रो के कोफैक्टर उठा रहा हूं, देखो C21, C22, C23, मल्टीप्लाई करके ऐड कराओ, ऑलवेज जीरो आएगा। ठीक है, ये नंबर 2 प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान दो, इसका भी एमसीक्यू बन सकता है। यानी आप एक बारी जवाब देना, एक बारी पैटर्न वाइज ही जवाब देना। मान लो सेकंड रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कराऊं तो क्या आएगा बोलो, डिटरमिनेंट या जीरो? जीरो। ठीक है, ये काम की बात है। अच्छा, अब मैं जिस लेवल पे जा रहा हूँ ये आपने किसी से नहीं सुनना भैया, ठीक है, वो कंपेयर आप कर लेना जरूर। प्रॉपर्टी तो हर कोई बोलेगा क्योंकि उसे इनवर्स बोलना, और इनवर्स की भी बोल देगा फॉर्मूले रट लो, ये रीजन नहीं आएंगे आपके सामने। ठीक है भैया, वैसे तो इसका भी रीजन है। देखो डिटरमिनेंट जब मैं कह रहा था किसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो डिटरमिनेंट आएगा, वो तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ऑलवेज जीरो आएगा। तो ये कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना, ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ और तुम्हें मानना पड़ रहा है, अगर मान लो कोई रीजन ना दे तो अपन। ठीक है भैया, तो बात तो सही है भैया, लेकिन रीजन मैं नहीं देना चाह रहा क्योंकि मैं बात को कई बच्चों के लिए मुश्किल ना बना दूं फालतू में कंसेप्ट के चक्कर में। लेकिन कोई आप में से बच्चा है जो कहते हैं सर मेरे को रीजन दिख गया है क्या? नहीं, ठीक है, एक रफ आइडिया ले लेना भैया, बहुत अंदर तक घुस मत जाना उसमें क्योंकि बहुत टाइम खराब हो जाएगा और ये चीज काम की होती नहीं है इतनी। लेकिन अब कई जगह रीजन बोलने का मन होता है तो बोल दिया जाता है। ध्यान से देखो, देखो अब मान लो ये जीरो है, कह तो रहा हूं मैं, अब भाई ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा भाई कैसे, तो करके देख ले, मना कौन कर रहा है। अब C21 निकलवा लोगे, मान लो ये पहली रो के एलिमेंट है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब कोफैक्टर निकाल रहा हूँ C21 का, एक बार ही बताना C21 पोजीशन का कोफैक्टर देखो ऐसे ही आएगा ना, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ा, ये 4 एलिमेंट बने, इन 4 एलिमेंट से बनने वाला डिटरमिनेंट वो तो माइनर होता है, वो तो माइनर होता है, उससे मल्टीप्लाई करानी है। कोफैक्टर बनाने के लिए साइन ये फर्स्ट पोजीशन का है, ये 2-1 का है, देखो 2-1 का साइन चेंज हो जाएगा, यही होगा ना C21 का मतलब। ऐसे एक रफ आइडिया लेना, A12 थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ, आप करना मत भैया, सिर्फ सुनना ध्यान से। C22 पोजीशन का कोफैक्टर, सर इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, वो यहाँ लिख दो A11, A13, A31, A33, ऐसे ऐसे ही तीसरा भी लिख लेना। जब मैं इससे एक बार, ये ध्यान से सुनना, जब मैं इससे दोबारा डिटरमिनेंट बनाता हूं तो उस डिटरमिनेंट की 2 रो सेम हो जाती है, इसे तो इवैल्यूएट करके कोई नंबर आ जाएगा, मैं कह रहा हूं इससे वापस एक डिटरमिनेंट बनाता हूं तो उसमें 2 रो बिल्कुल सेम आ जाएंगी उसकी, और डिटरमिनेंट की 2 रो सेम होते ही डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, एक बारी रफ आइडिया लेना, देखो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ छोड़ो आप, यहाँ वाली टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ एलिमेंट देखना एक बारी, ये क्या है बोलना एक बारी, सारे बच्चे बोलो, अरे बोलो तो सही, अभी तो कुछ कर पाऊंगा। ठीक है भैया, A11 आपने पहला एलिमेंट लिया, अब आप इस रो को इसी रो के कोफैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब इस रो का कोफैक्टर लोगे तो वो इसी से बनेगा या बाकी 2 रो के एलिमेंट से बनेगा? बाकी 2 रो का। देखो ये रो तो चल ही रही है उसके अंदर, और बाकी 2 रो के एलिमेंट आएंगे, ये रो पूरी चल ही रही है यहाँ पे,
और बाकी 2 रो के एलिमेंट आएंगे। अब इससे वापस डिटरमिनेंट बनाओगे ना तो उसमें ये वाली रो 2 बारी आ जाएगी, और डिटरमिनेंट में जैसे ही 2 बारी 2 रो बिल्कुल सेम आ गई, डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। मैं नहीं कह रहा मैंने सबको समझा दिया या आ गया होगा, ठीक है, एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस प्रॉपर्टी याद कर लेना, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आ गया उससे अच्छी बात, ठीक है भैया। किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दें, ऑलवेज रिजल्ट 0 होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी अब हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी एक साइड नोट पे, ठीक है। मान लो A11 A12, एक वेरिएशन लिख लेना बस भैया। पहली रो के एलिमेंट है, इसे दूसरी रो के, एक बार हैंड रेज करना, जो मैंने मूवमेंट बोला वो किस किस को दिख गया, जो मैंने 0 वाला मूवमेंट बोला कि 2 रो तो आइडेंटिकल हो जाएंगी, थ्योरी में दिख गया आपको पूरे। बाकी हैंड डाउन कर देना भैया, जरूरी नहीं है सबको देखा होगा ना, मैंने इतनी बढ़िया से बोला, मैंने ऊपर ऊपर से बोला है, किसी किसी को दिख गया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चल गया हो तो चांस की बात। चलो 5 तो हुए ठीक है भैया। खैर, तो पहली रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से, दूसरी रो मैंने ये सेकंड उठा ली, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करा तो ऑलवेज 0 आएगा। और दूसरी रो के कोफैक्टर मतलब थर्ड भी ले सकते थे, अदर रो के कोफैक्टर में सेकंड रो के कोफैक्टर नहीं आएंगे, थर्ड के भी ले सकते हो तब भी 0 ही आएगा। ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, वेरिएशन इसकी काफी बन सकती है, ठीक है। उल्टा पुल्टा करके जैसे मर्जी लिख लो, इस रो के एलिमेंट को किसी इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लो तब भी 0 आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट लिखो पहले, एमसीक्यू में बन सकता है इसका क्वेश्चन। और अब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का भी फील ही ले लो अब, क्योंकि प्रूफ में ना बहुत टाइम लग जाते हैं, जब हम ढंग से लिखते हैं 15-20 मिनट जरा सी बात में लग जाएंगे, किसी ने पूछना पाछना है नहीं, पार्ट ऑफ सिलेबस है नहीं, ठीक है। लेकिन एक हल्का सा आइडिया तो ले लेना भैया, क्योंकि मजा बना रहता है, ठीक है। इसको प्रॉपर बोलूंगा, ये सबको समझ में आएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ भैया, ये एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें रट नहीं है आगे के किसी क्वेश्चनों को करने के लिए, लेकिन रट बाद में लेना, पहले चेक तो कर लो भाई आई कहाँ से। तो देखो ए का मतलब कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर पकड़ लेते हैं, ऐसी बात को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप प्रूफ करने मत बैठ जाना भैया, ठीक है। ये वाला तो एनसीईआरटी में लिखा है, बाद में समझ में आ जाए वहीं से पढ़ लेना, अपने आप समझ में दोबारा वहां से भी आ जाएगा, लेकिन पहले मेरे से थियोरेटिकली समझ लो। ए डाल दिया, अब उसका एडजॉइंट डालना है। एडजॉइंट में एक बार ही बताना, इन्हीं सभी रो के कोफैक्टर, मतलब यहाँ सी लिख दूं मैं तो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स वो एडजॉइंट होता है, उसका ट्रांसपोज भी करना पड़ता है, बोलना जरा। तो एक बार ये पहली रो के कोफैक्टर बस एक ही जगह सी बोल लो और उसको कॉलम पे लिखवा दो, यानी क्या बनेगा C11 C12 C12, सही बात हुई। अच्छा, दूसरी रो के कोफैक्टर ये है, इसको कॉलम पे लिखवा दो ट्रांसपोज C21 अच्छा तीसरी वाले भी लिखवा दो यार, हेल्प कर दो यार, यार हेल्प नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति है, गलत हो जाए तो बताओ क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना जरा। अब आप इनको मल्टीप्लाई मारो, तो देखो आप किताब पढ़ते ना, अगर इतना ना बोला जाता तो ये चीज क्लियर नहीं होती किताब पढ़ने से भी, कि अगर आप समझने बैठ जाते तो वहां पर। तो देखो पहली रो के एलिमेंट ये उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है या किसी और रो के कोफैक्टर से, जल्दी चेक करो। 1 1 1 2 1 3 उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या आएगा बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई तो सबको आती है ना मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स अब पहली रो की दूसरे कॉलम से होगी। अब बोलो पहली रो के एलिमेंट उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या आएगा 0। पहली रो के, उससे ना वो प्रॉपर्टी और सॉलिड हो जाएगी हमारी जो हम बोलना चाह रहे थे। पहली रो के एलिमेंट तीसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड 0, दूसरी रो के एलिमेंट पहली रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड अदर से 0। अब आप बोलना शुरू करो, दूसरी रो के एलिमेंट उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड क्या आएगा, दूसरी रो के एलिमेंट तीसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड, बोलो क्या आएगा, कर दूं बात सीधी ऐसे 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है भैया। ये बन गया मेरे पास, ठीक है भैया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। और अब आप इसको ध्यान से देख लो, लगभग ऐसा सा कुछ लिखा है राइट साइड पे भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए कि उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो आप, 3x3 ऑर्डर की, क्योंकि मैंने 3x3 का सैंपल लिया हुआ है, और मल्टीप्लाई करा दो, डिटरमिनेंट सॉरी, ठीक है भैया, ठीक। तो ये इस तरह से रिजल्ट सेट हो जाएगा। बात अभी करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ये मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल गलत डाला है यार, इस पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये मैट्रिक्स था भाई, 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा। 1 मिनट ये भी देखना, 1 मिनट ये भी देखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, और इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कराओगे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करानी है, एक ही बारी में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये डिटरमिनेंट ऑफ ए
यहाँ पहुंच जाएगा, 0 इंटू नंबर तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है ना, लेफ्ट राइट इक्वल। ठीक है, अब मैं सारा नहीं लिखूंगा, अगर आप इसमें भी ये चीज फिट करो ना, बस ये पहले होगा ये बाद में होगा और यही मूवमेंट बैठेंगे सारे और बिल्कुल सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी ये तीनों रिजल्ट इक्वल है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। इसको प्रूफ नहीं करना है, एनसीईआरटी में रीड कर लेना, पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, पेज नंबर देख लो 128 पे है ये कहीं। ठीक है, समझ लेना वहां रीड करके और उसके ऊपर लिख लेना कि ये रीड करने के लिए है ये थ्योरम हमारी, समझ बन जाए। देखो ये थी ये थ्योरम 1 थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसका एक्सप्लेनेशन इसने दिया था बिल्कुल जैसे मैंने कहा वैसे ये भी कह रहा है, बिल्कुल सेम कह रहा है सब। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, अब आपने ढंग से चीजें सुन ली, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने भी क्लियर कर ही दिया है। प्रॉपर्टी लिख लो, लेकिन अपने रजिस्टर में ये प्रॉपर्टी लिख लो और इसको अभी के अभी याद करो। समझ कितना भी लो, आज चल रहा है ठीक है भैया, 5 सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट भी बहुत रंग दिखाएगा अभी तो ये वाली कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसे अभी के भी याद कर लो। ठीक है, एक ये गई, अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर बाद में पढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, 1 मिनट सुन लेना। एक भी स्कूल नहीं है, जितने स्कूल के बच्चे आप बैठे हो फर्स्ट टर्म से लेके बोर्ड तक मैं गारंटी दे रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन इसके बिना पेपर बनता ही नहीं, कभी नहीं बनता ये प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान दे लो। ठीक है, इसी से बन जाती है वैसे बनाने पर आ जाए तो, लेकिन पहले लिख देता हूँ, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की होल पावर n-1 है। सर n क्या है? n ए मैट्रिक्स जो भी है उसका कोई ऑर्डर होगा ना n बाय n, तो n वो ऑर्डर से आया नंबर, वो डालना है तुम्हें। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन बड़ी फालतू की बात है इस वक्त सर, किताब में भी लिखी है, आपने भी लिख दी तो बढ़िया क्या हो गया? तो बढ़िया हो रहा है ना, तू देख तो सही, अभी एक बारी तो लिख के ही बताऊंगा ना भाई, ये भी प्रॉपर्टी है और ये पक्का 1 मार्कर क्वेश्चन ही है, उससे बड़ा नहीं है लेकिन है 1 मार्कर क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो प्रूफ हो गई ना तुम्हारी। तो इस ट्रू इक्वेशन में से मैं ये पार्ट उठा लेता हूँ, मान लो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 मिनट सारे साथ रहना भैया मेरे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की पावर n। ठीक है, आपसे करवाता हूँ प्रूफ, सारे साथ रहो, कोई भी पेन नहीं चलाएगा। अच्छा, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, जो मैं आपको कह रहा था 1 मार्कर क्वेश्चन एक स्किल क्वेश्चन बनता है, जो बच्चे इन चीजों पे ध्यान नहीं देते उनके लिए बहुत स्किल क्वेश्चन बनता है, और एनसीईआरटी ये 1 मार्कर क्वेश्चन तैयार नहीं कराएगी, एक्स्ट्रा में तैयार होगा, लेकिन आज मैं वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐसा मान लो बोल रहा हूँ। ठीक है, सामने ध्यान देना भैया, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की पहले करनी है, डिटरमिनेंट बाद में निकालना है, या उन दोनों का डिटरमिनेंट पहले निकालना और बाद में मल्टीप्लाई करनी है, ये रिजल्ट ऑलवेज बराबर होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसे भी ध्यान दो, बात को समझो। ए और बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई पहले हुए बाद में उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, पहले दोनों का डिटरमिनेंट निकाला बाद में मल्टीप्लाई करा, ऑलवेज रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई डिफाइंड है तो ऑलवेज रिजल्ट ट्रू होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, मैं ये वाली प्रूफ करने जा रहा हूँ भैया इस वक्त। ठीक है, ये आपने पढ़ी थी, इसी में से एक वेरिएशन मैंने देखो ये इक्वालिटी की उठा ली। अब 1 मिनट मेरे साथ रहना, सारे बच्चे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट? जल्दी बोलो। मैट्रिक्स। सर ए मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई होकर भी मैट्रिक्स आएगा, और ये आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स होती है, और मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मैट्रिक्स है, मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल है, थ्योरी है। जल्दी बताना, अगर 2 मैट्रिक्स अगर बिल्कुल सेम हो तो उनका डिटरमिनेंट इक्वल होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी बोलो, अरे बोलो। होगा ना, तो मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट का सिंबल यूज कर दिया, बोल दो यूज डिटरमिनेंट बोथ साइड, लेकिन बेटर वही है, 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटरमिनेंट इक्वल है। एक बारी बताना, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके जो डिटरमिनेंट आए या उनका इंडिविजुअल डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट अलग होती है या सेम होती है? जल्दी बोलो। सेम होती है। कर सकता हूं ना? अब इधर आ जाना, ये वाला तुम करा दो तो तुम्हें पिछला कुछ क्लियर है जो हमने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। एक बारी मुझे बोलो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? n n बाय n, यानी रो कितनी है? रो कितनी है ये बताओ? रो रो n है, यानी ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि एक नंबर है, जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा होगा मैट्रिक्स से, तो एक ही बारी में n रो के पास चला गया होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो गया होगा। लेकिन जब आप इसे कॉमन किससे निकाल रहे हो, मैट्रिक्स से या डिटरमिनेंट से? मल्टीप्लाई कराया तो मैट्रिक्स से एक ही बारी में n रो के पास चला गया होगा। कॉमन डिटरमिनेंट से खींचोगे तो भैया वो हर रो का n रो में कितनी बारी कॉमन आएगा, जरा बोलना? n टाइम्स। और अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बचेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, सब बच्चे ध्यान देना, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज 1 होता है, ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो।
ठीक है भैया, ये बचेगा। अभी ध्यान से देखते जाओ, देखो ये प्रूफ कर लेना भैया, ये काम की चीज है। इससे कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएंगे जो इसी हिसाब से प्रूफ होंगे, ऐसे ही सोचने से आराम से प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ गया, इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 ही होता है, लो। और अब आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हो, तो ये भैया आप, स्पेस है क्या, दिख रहा है क्या? नहीं स्पेस बनी नहीं, तो चलो इधर कर लेते हैं। क्या जीरो काटा खेल रहे हैं हम भी। ठीक है भैया, अभी ध्यान देना। तो ये आ गया था ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल है, ये था मेरा लास्ट तक, ये आ गया था। तो बस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो आप, तो देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट साइड भाग जाएगा। और ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो नंबर पर तो आप पावर वाली प्रॉपर्टी लगा ही सकते हो, नंबर डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है भैया, ये आ गया। यही फॉर्मूला मैं वहां कह रहा था, 99% इसके रटे होने की इंपॉर्टेंस है, 90% मान लो, और 10% इसके प्रूफ की समझ की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में ही आएंगे, एमसीक्यू में, जो वो कुछ नया पूछेगा तो इसी तरह से हम सोच के उसे निकाल पाएंगे। करो, सोच के करो। देखो, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, ये इसका प्रूफ आ गया। फीस बच्चों, आप में से कुछ बच्चों की तो प्रीवियस मंथ की भी ड्यू है, और बाकी सबकी इस मंथ की तो ड्यू हो ही चुकी है, उसे आप क्लियर कीजिएगा जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे। एक जैसे देखो, बैच जितने बच्चों से शुरू होता है ना, क्लास स्टार्ट होती है, एंड होते होते 5-6 कम होते हैं इसमें। एक बात सभी सुनना, पिछले साल हम ये ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे लिए भी ऑनलाइन नया था, तो बहुत चीज़ें सीख रहे थे। तो मेरे बैच में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे भाई, सभी को कह रहा हूँ मैं। किसी दिन सभी सुन लेना, किसी मजबूरी में आपको जाना पड़ा, जैसे आज प्रियांशु गया, कोई मजबूरी थी, बोल के गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है भैया, मजबूरी में जाना पड़ा, आप मैसेज दे देना, आप जो भी हो। मैसेज नहीं दोगे और वो 4-5 बारी दिखा, तो फिर मैं बैच में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा भैया, क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब लगता है भाई, क्या ऐसी फीस हम कैसे ले लेंगे, बच्चा ही टाइम नहीं देना चाह रहा तो फिर हम भी क्यों दें, बच्चे को जरूरत नहीं लग रही तो हम भी क्यों पढ़ा रहे हैं उसे। ठीक है, ये सबको ध्यान देना है, मैं इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन ले लूंगा। तो कभी मजबूरी में, कभी सिग्नल हो गया कुछ, कभी कोई आ गया, कभी हो जाता है। वैसे तो ये फालतू बातें तो आनी नहीं चाहिए कि कोई आ गया और आप क्लास छोड़ के उसके साथ लग गए, कोई फोन आ गया, फोन उठा रहे हो, क्लास नहीं सुन रहे, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, ये आपका नुकसान है। बीइंग अ स्टूडेंट हमें ये नहीं सीखना है। ठीक है भैया, लेकिन कहीं भी बहुत मजबूरी है तो मैसेज दे के जाओ, या उस दिन चले गए, कोई भी दिक्कत हो गई, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। सर थर्ड स्टेप का राइट हैंड साइड समझाना। हाँ जी, ये यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, ये या नहीं? ये सर उससे एक नीचे, हाँ ये हाँ, ये वाला क्लियर है आपको, है ना? ये क्लियर है? सर। अब ध्यान से सुन। हाँ सर। आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है जिसकी n रो है, कोई नंबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप ऐसे माइंड में आइडिया लेगा करो, n रो है, वो नंबर ए की बारी में सभी रो के साथ जाएगा या नहीं मल्टीप्लाई में? हाँ या नहीं बोलो बस। यस सर। ठीक है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया, लेकिन जब मैं इसे कॉमन निकाल रहा हूं तो अब किससे, मैट्रिक्स से कॉमन निकाल रहा हूं या डिटर्मिनेंट से? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट से वो n रो के पास है, डिटर्मिनेंट से तो एक रो से ही एक बारी बाहर आ जाता है, तो दूसरी रो से 2 बारी, तीसरी रो से 3 बारी, तो n रो से कितनी बारी बाहर आएगा? n टाइम्स। ये बात है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आगे आगे क्लियर है या नहीं? हाँ सर, आगे क्लियर। भैया जो रह गए वो हैंड रेज कर लो, नहीं तो रब होने जा रहा है। जो बच्चे अभी कर रहे हैं सोच के, वो हैंड रेज कर लो। कॉपी तो आप करोगे नहीं, सोच के करोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर नेटवर्क सर धीरे मतलब स्लो है सर, हाँ, तो एक बार please शॉर्ट करो। रिकॉल दे दीजिए सर, शॉर्ट रिकॉल दे दीजिए। दोबारा सुनियो भैया, चल सुन यार, तू भी कहेगा, ध्यान से देखना। कहाँ ये जो प्रॉपर्टी थी ना मेरे भाई, ये तो सुन ली थी ना पूरी? हाँ जी भैया। इसका तो प्रूफ मिटा चुका हूँ, इसके प्रूफ का आइडिया दे दिया था मैंने। ठीक है, ये सब इक्वल है, तो मैंने इसमें से 2 इक्वलिटी उठा ली, भाई ये चीज इक्वल है। मैंने एक प्रॉपर्टी वैसे बीच में लिख दी थी कि कोई ये मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर की, उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना हो तो पहले तो रटना है,
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है। फिर मैंने कहा लेकिन इसके प्रूफ करने का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे ये प्रूफ हुआ वैसे और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये एक ट्रू रिजल्ट है, हमने उठा लिया। अब उससे ये प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, तो देखो अब आप बोलना शुरू करना जल्दी जल्दी। ए और एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट है ये दोनों या मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है भैया। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स ही है। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट यूज कर दिया। क्लियर है या नहीं? हाँ जी भैया। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके बाद में डिटर्मिनेंट निकालो, या पहले दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो बाद में मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज रिजल्ट इक्वल होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल डिटर्मिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट के इक्वल है। ये क्लियर है या नहीं? हाँ जी भैया। यहाँ अब आप बोल लेना, डिटर्मिनेंट की ऑफ ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एक नंबर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी n रो n से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो जब एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सभी रो के साथ एक ही बारी में जाता है, हाँ या नहीं? हाँ जी भैया। तो n रो के साथ एक ही बारी में अंदर चला गया होगा, लेकिन हम कॉमन उसे डिटर्मिनेंट बोल के निकाल रहे हैं। तो हर रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक बारी पहली रो से, दूसरी बारी दूसरी से, n रो से कितनी बारी कॉमन आएगा? n टाइम्स। n टाइम्स, और अंदर बच गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये क्लियर है या नहीं? हाँ यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी हमने लिखी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम, इसकी जगह 1। और अब देख लो यहाँ पहुंच गए, ये रिजल्ट आ गया, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने राइट में भगा दिया, और नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस हो गई। क्लियर है? थैंक यू सर। हाँ जी, बाकियों का भी फायदा करा दिया आपने, कई थे अभी असमंजस में। चलो आगे बढ़े के बस ऐसे तो आज यहीं रोक दिया जाए। बच्चों क्लास मैंने रेगुलर के हिसाब से ही लेनी है। एक दो दिन का थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि मैं दूसरे डे पर शायद अभी एक दो दिन दे दूं कि नहीं दे पाऊं, वो मैं कल वाले डे पर लिंक से ही आपको पता लगेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है भैया? तो कल लिंक चेक कर लेना, अगर आ गया तो 4 से 5 क्लास होगी, नहीं तो परसों आ जाएगी, और 1 या 2 दिन के टाइम स्पेन के बाद तो रोज 4 से 5 अदर डे पे आई जाएगी। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए लीव करते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, जो कहना है बोलो। 29 अप्रैल का होमवर्क चेक करा था आपने? 29 अप्रैल का होमवर्क चेक करा था, देख लेता हूँ भाई, मुझे ध्यान नहीं, मैंने करे तो बहुत थे डेट वाइज, ऐसे कुछ ध्यान नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो, बोल लो आप अपनी बात। तो मुझे लग रहा है फोर्थ में मैंने शायद आंसर 4 में कुछ गलती करती, समझ नहीं आ रहा गलती करी या नहीं करी। अच्छा, पहली बात ये सुनना, होमवर्क चेक करने का मतलब मैं आपका एक एक क्वेश्चन कभी भी, जब भी वो होमवर्क सबमिटेड आपके पास आ जाता है, ये कभी नहीं चेक करता आपने क्वेश्चन सही किया गलत किया, ये कर नहीं पाऊंगा मैं कभी भी, इतनी स्ट्रेंथ है मेरे पास। ठीक है भैया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ वो होमवर्क पूरा है अधूरा है, कितना है, किसने किया है नहीं किया, बस वही देखा जाता है। ठीक है भैया, तो आपको कोई कंफ्यूजन है ना जिस क्वेश्चन में, तो उसका एक फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो मैं चेक करके बता दूंगा भाई ये सही हुआ गलत हुआ। ठीक सर टेस्ट कब है? टेस्ट 1-2 दिन में, मतलब मैं अगली क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ओके सर। हाँ जी, और किसी की क्वेरी कोई तो बोल लीजिए। और हाँ जी, और वो ना घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं होमवर्क सबमिट नहीं कर पा रही हूँ, पर मैंने पूरा मैट्रिसेस खत्म कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बारी में, बाद में जब आपका हो जाए अच्छे से तब कर लीजिएगा, एक ही बारी में बाद में सबमिट। एक दो डाउट्स भी आए हैं। और डाउट्स जो आए हैं वो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा या अगली क्लास के स्टार्ट में बोल दीजिएगा, जैसे आपका मन हो। ओके सर। ओके जी। और सर सर हमारे स्कूल में ना सर कोफैक्टर्स को सर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर मैं सी से लिख सकता हूँ ना? हाँ लिख सकते हो। क्या आप अपने स्कूल टीचर से भी पूछ पाएंगे? हाँ सर मैं पूछ लूंगा। तो एक बार उन्हीं से पूछ लेना, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी नंबर तो हमने उनसे लेने हैं, तो उनसे पूछना बनता है। ओके सर। ओके बच्चों, गुड बाय। थैंक यू भैया। वेलकम।